हेलो जनता, मैं गगन मक्कड़ स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस की। इस लेक्चर में आपको बेसिक्स चीजें और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये जानने को मिलेगा। आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा एक साल पीछे चले जाओ अपनी मेमोरी में, तो इस चैप्टर को आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा दोस्तों। तो आपको पता है कि यार 11th क्लास के बेसिक्स क्या हैं। आप लोगों ने उस टाइम पे इस चैप्टर को अच्छे से समझा था या नहीं समझा था। कुछ बच्चे इस चैप्टर से डरते भी होंगे क्योंकि 11th क्लास में इस चैप्टर में ग्राफ्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो बच्चों का वैसे ही थोड़ा सा देख के ना मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको इस लेक्चर में 11th की सारी चीजें रिकॉल भी करवा दूंगा और 12th में क्या नई नई चीजें सीखनी है उसके बारे में बता भी दूंगा। ठीक है, तो चलो यार चालू करते हैं। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास रिलेशन। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रिलेशन। तो यार अगर मैं रिलेशन की बात करूं, अभी ये डेफिनेशन वगैरह को तुम सब भूल जाओ। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे सामने बेटा एक वर्ड लिखता हूं रिलेशन, तो तुमको इस वर्ड से क्या समझ आता है? रिलेशन मतलब रिश्ते, है ना। कोई भी बच्चा बोलेगा सर रिश्ता, और फंक्शन का मतलब बोलेगा कि सर रिश्तेदारों का जो फंक्शन होता है। तो सर क्या इस चैप्टर में हम रिश्तेदारों के फंक्शंस में जाके क्या करना होता है, कैसे करना होता है? जो मम्मी बोलती है ना, एक ही प्लेट में खाना खाना बेटा, अलग अलग प्लेट के पैसे होते हैं, तो दोनों भाई मिलकर एक ही प्लेट में खाना खा लेना। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, मेरी फैमिलीज में ऐसा बहुत होता है। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब जो हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि यार रिश्ता आप किसी के साथ दिखा रहे हो, है ना। रिलेशन का मतलब इन सिंपल वर्ड्स रिश्ता। तो बेटा मैथमेटिक्स में भी ना इसका मतलब कुछ और नहीं है। मैथमेटिक्स में भी इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो मतलब है सेम है। आप जैसे एक नॉर्मल दुनिया में दो इंसानों के रिश्ते के बारे में बात करते हो, यहां पे आप क्या करोगे? दो एलिमेंट्स के रिश्तों के बारे में बात करोगे। अब ये दो एलिमेंट्स आएंगे कहां से? ध्यान से सुनना। आपने सेट्स चैप्टर भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। मान लो सेट ए में ना कुछ मैं नाम लिख देता हूं, यहां पे अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है, और अपने भाई का नाम लिख देता हूं। अपने भाई का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, गगन एंड गौरव। और सेट बी में मैं लिख देता हूं कुछ रैंडमली, मान लो हमारी फ्यूचर वाइफ्स का नाम लिख देता हूं। ठीक है, फ्यूचर वाइफ्स का नाम लिख देता हूं। एक का नाम लिख देता हूं मान लो शालिनी। तुम हंसना मत अब, ठीक है, रिश्ते मत बनाने लग जाना। और एक का नाम लिख देता हूं चलो ऐश्वर्या। ठीक है, ऐश्वर्या। तो अब मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं कि जो मेरी वाइफ है उसका नाम है शालिनी, और जो मेरे भाई गौरव की वाइफ है उनका नाम है ऐश्वर्या। तो मैंने क्या किया, तुम लोगों को बताया कि तुमको ए और बी को इस तरीके से रिलेट करना है, जिसको मैं आर से लिख रहा हूं। आर दैट मीन रिलेशन इज सच दैट ए, यहां पे ए के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, स्मॉल ए दैट इज इसके जो भी एलिमेंट्स हैं विच बिलोंग टू सेट ए, एंड बी, स्मॉल बी के एलिमेंट्स क्या हैं बेटा? जो आपके सेट बी में एलिमेंट्स है उसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज स्मॉल बी विच बिलोंग्स टू सेट बी। तो आपका रिलेशन क्या है कि ए कॉमा बी, जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, आप लोग पढ़कर आए हुए कार्टेशियन प्लॉट के बारे में, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, दैट मीन्स हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए इज रिलेटेड टू बी, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी, ए बी सच दैट ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो आपको पता है कि यार इस रिलेशन को आप कैसे लिख सकते हो? रिलेशन को आप कैसे लिखोगे? मेरे साथ आप शालिनी का नाम लिख दोगे, है ना, गगन के साथ आप शालिनी का नाम लिख दोगे, और सिमिलरली आप गौरव के साथ क्या करोगे बेटा? ऐश्वर्या का नाम लिख दोगे। ठीक है, ऐश ही लिख देता हूं अभी मैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि सर यहां पे आपने क्या किया, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से एक डिफाइंड रिलेशनशिप आपने पहले बताया हमें, कि ये रिलेशनशिप आपने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स उठाओगे और उसके रिलेशन के सेट में उसको डाल दोगे। ये चीज हम लोग 11th क्लास में सीख कर आए हुए थे। अब बेटा आप लोगों को ना रिलेशंस जब दिमाग में आता है ना, तो बच्चे ना एक डेफिनेशन पढ़ते हैं 11th क्लास में, दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी चीज तुमने पढ़ी होगी।
अब ये ए क्रॉस बी क्या है, सबसे पहले तो यादें ताजा कर लो कि बेटा ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें आप क्या मेंशन करते थे, अपने ऑर्डर्ड पेयर्स लेते थे। याद है ऑर्डर्ड पेयर्स, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना क्लास 11th के बुक से, अगर अभी तक फाड़ी ना हो तुमने तो, है ना, एक बार फटाफट से पन्ने पलट के देख जरूर लेना, तो तुमको ये चीज भी, ये डेफिनेशन भी याद होगी। तो अब तुम लोग इस चीज को थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना मेरे साथ, कि रिलेशन को ना हमको अपने दिमाग में ना दो तरीके से थोड़ा सा छापना है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ना दो डेफिनेशन आप एक तरीके से अपने दिमाग में छापो। एक तो जब जहां पे आपको एक डिफाइंड रिलेशनशिप दिया हो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहां पे ना आपको डिफाइंड एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिया होता है, ठीक है, डिफाइंड एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिया होता है, जैसे मैंने पिछले वाले आपको एग्जांपल से सिखाया, पति पत्नी वाला या फिर भाई बहन वाला, ऐसा कोई सा भी रिलेशनशिप दिया होगा। मैं देखूंगा कि मेरे सेट ए और सेट बी के कौन से एलिमेंट्स इस रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं, वो मेरे सारे के सारे रिलेशन वाले सेट में डाल दूंगा मैं, ठीक है, वो हमारे सारे के सारे। अब मेरे को पता है कि यार ये जो भी डिफाइंड रिलेशनशिप मेरे एलिमेंट्स को उठाएगी, वो कहां से उठाएगी बेटा, ए क्रॉस बी से ही उठाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि सेट ए और सेट बी के जो भी एलिमेंट्स आपके ए क्रॉस बी में जाएंगे, वो पूरा का पूरा एक आपका सेट होगा, उसमें से आप कुछ डेफिनेट एलिमेंट्स उठा लोगे एज पर दिस रिलेशनशिप और उसको रिलेशन में डाल दोगे। तो अब हमको ये स्ट्राइक कर गया कि हाँ सर डिफाइंड रिलेशनशिप है, तो हाँ ये एज अ सबसेट दिख रहा है हमको ए क्रॉस बी का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ए क्रॉस बी का आप कोई ऐसे ही विदाउट एनी डेफिनेशन कोई सा भी सबसेट उठा लो, मान लो मैंने आपको सेट ए दिया ए कॉमा बी, ठीक है, और मैंने आपको सेट बी दिया बेटा सी कॉमा डी, तो आपको पता है जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको चार ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, कौन से, ए सी के साथ जाएगा, फिर ए डी के साथ जाएगा, फिर बी सी के साथ जाएगा, फिर बी डी के साथ जाएगा। तो मैं ना ऐसे ही रिलेशन का सेट लिख रहा हूं रैंडमली। देखो मैंने कुछ भी अभी आपको रिलेशनशिप, डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं दिया है, मैंने रैंडमली लिख दिया ए सी, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया। तो बेटा ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये भी एक रिलेशन है। लेकिन आप पूछोगे सर यहां पे रिलेशन तो डिफाइंड ही नहीं है। तो बेटा ध्यान से समझो, आपका आपके भाई के साथ एक डिफाइंड रिलेशनशिप है, लेकिन आपका एक महाराष्ट्र में चिंटू रहता है, आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप है या नहीं है? आप बोलोगे नहीं है, मैं बोलूंगा है, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो जहां पे आपका डिफाइंड नहीं है कि भाई है बहन है, कि सर दोनों नंबर्स इवन हैं, दोनों नंबर्स ऑड हैं, है ना, कि आपने दोनों एलिमेंट्स लिए तो आपका जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से 3 बड़ा है या 3 छोटा है, तो ये क्या है, एक डिफाइंड रिलेशनशिप है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन का सेट बना लेते हैं। हमको विजुअलाइज हो जाता है कि इस एलिमेंट को उठाओ, इसको उठाओ, क्योंकि ये जस्टिफाई कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। लेकिन यहां पे आप लोगों ने एक सबसेट उठाया है बस, कोई भी रिलेशनशिप आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक अब्स्ट्रैक्ट रिलेशन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, अब्स्ट्रैक्ट रिलेशन है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? थ्योरेटिकल। तो रिलेशन की एक्चुअली ना 2 डेफिनेशन है। एक तो ये कि आप ए क्रॉस बी का कोई सा भी सेट उठाओ विदाउट डिफाइनिंग एक्चुअल रिलेशनशिप, वो भी रिलेशन ही कहलाएगा। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। और इसको आपको रिलेट कैसे करना है दिमाग में, कि यार अगर सर मैं किसी के साथ ऐसे ही आ जाता हूं रिलेशन के सेट में, तो सर इंसानियत का नाता तो है ना, वो भी तो एक रिलेशन है। तो अल्टीमेटली आप कोई सा भी सबसेट उठाओगे अगर ए क्रॉस बी का, तो वो आपका रिलेशन ही कहलाएगा फ्रॉम दिस डेफिनेशन। और ये वाली डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोगों को रिलेशन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब मैं आपको आपकी स्लाइड पे लेके चलता हूं तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। If A and B are non-empty sets, then any subset of A cross B. This is what बेटा abstract definition, है ना, कि हमको रिलेशन डिफाइन नहीं दिया हुआ। तो हमको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे हमको एक नॉर्मली सबसेट भी दिया सकता है ए क्रॉस बी का, है ना, और हमको एक ऐसे क्वेश्चन भी दिख सकते हैं जहां पे रिलेशनशिप डिफाइन होगा, कि जहां पे बोला होगा कि अगर आपके x, y ऑर्डर्ड पेयर हैं तो x और y में ये रिलेशन है, x y से 2 बड़ा है, या फिर x जो है वो y का डिवाइजर है, ऐसे रिलेशनशिप दिए होंगे, ठीक है। दोनों डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी।
ठीक है, अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है बेटा जो आपने क्लास 11th में सीखी हैं कि अगर आपका ये ए सेट है, ये बी सेट है, अगर इसमें बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, कितने, 3 एलिमेंट्स हैं, और इसमें मैं बोल दूं 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपके बेटा टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। आपने ये चीज सीखी है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब अगर इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे बेटा, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 3 इंटू 4 दैट इज 12। फिर तुमको ये कहानी भी पता है कि भैया जी ए क्रॉस बी जो है अगर 12 है, मतलब मेरे ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे। याद है चैप्टर 1 की कहानी क्लास 11th की, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 की पावर 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन दैट जो आपका रिलेशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। टोटल सबसेट्स कितने हैं ये, तो टोटल रिलेशंस भी इतने हो जाएंगे। यही आपको यहां पे इस ग्रीन डब्बे में लिखा हुआ दिख रहा है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज क्यू from set A to set B, then n A cross B, that is number of elements in Cartesian product will be PQ, and total number of relations which will be equal to the total number of subsets is equal to 2 की power PQ। याद रखना बेटा, इस पे बहुत प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। Let us move ahead and come to function and its type। तो बेटा देखो रिलेशंस के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया बेसिक तरीके से, फंक्शंस के बारे में भी आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो, तो थोड़ा सा हम लोग मिलके रिकॉल कर लेते हैं कि कहानी क्या है फंक्शंस की। तो यार रिलेशंस हम लोगों को समझ आ गया। अब फंक्शंस आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये स्पेशलिटी क्या है यार, समझ रहे हो, ये स्पेशलिटी क्या है, ध्यान से समझना। इसको भी हम लोग एक नॉर्मल स्लाइड पे जाके पहले समझेंगे, फिर आएंगे डेफिनेशन पार्ट पे। तो यार ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपका ये ए सेट है और ये आपका बच्चों बी सेट है, ये आपका बी सेट है। आपने क्या किया, यहां पे मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिख लिए, और यहां पे लिख लिया बेटा ए बी सी डी। जब आपने रिलेशनशिप कुछ लिखा तो आपने रिलेशनशिप ना कुछ ऐसा बना लिया, मान लो आपने 1 को बी से रिलेट कर दिया, ठीक है, कुछ भी कर दिया, और फिर 2 को सी से रिलेट कर दिया बेटा, ठीक है, और मान लो 3 को 4 से रिलेट कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, आपका ये रिलेशन आ गया। तो बेटा ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, ध्यान से समझना। आप जब भी फंक्शन के बारे में बात करोगे तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, जहां पे सबसे पहली कंडीशन है कि आपका सेट ए में, ध्यान से सुनना, आपका सेट ए में हर एक एलिमेंट आपको पहले नंबर पे दिख जाए। क्या बोला मैंने, आपका सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको सबसे पहले, तो जैसे यहां पे 1 2 3 है बेटा, 4 छूटा हुआ है, तो ये आपका एक फंक्शन नहीं है। तो आपको 1 2 3 4 सबको रिलेट करने वाला एक ऐसा फंक्शन चाहिए। तो देखो बेटा जो फंक्शन होगा ना 1 2 3 4 सबको रिलेट करेगा, और इसी का एक दूसरा वर्ड होता है मैपिंग। फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैं एक डब्बा डाल दूं, इस डब्बे के अंदर एक मशीन है जिसको मैं एफ बोल देता हूं, तो इस मशीन के अंदर 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, और फिर क्या करेगा, कुछ आउटपुट्स देगा। क्या करेगा, कुछ आउटपुट्स देगा। तो सबसे पहले कंडीशन की सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपके फंक्शन के अंदर जाने चाहिए। मतलब पहले यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट है ना, वहां पर कोई सा भी यहां पे सेट ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मैपिंग। मैपिंग मतलब कि इसको आप लोगों को रिलेट या फिर फंक्शन के अंदर भेजना ही भेजना है। बेटा फंक्शन को अगर आप एक ऐसी मशीन की तरह समझोगे ना कि जिसमें आप कुछ इनपुट भेजते हो तो आपको कुछ आउटपुट मिलती है, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन एक ना बड़ा सा सेट है। ठीक है,
कुछ रिलेशन आपके फंक्शन होंगे। कब? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एक तो सबसे पहली ये कि आपका कोई सा भी ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वो सारे के सारे आपकी मैपिंग के अंदर जाने चाहिए, फंक्शन के अंदर जाने चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है बेटा कि आपकी वन एंड ओनली वन, जैसे आपने बेटा 1 को डाला फंक्शन के अंदर, 2 को डाला फंक्शन के अंदर, 3 को डाला, 4 को डाला, तो आपकी डेफिनेशन, दूसरी आपकी जो कंडीशन है किसी भी रिलेशन को फंक्शन बोलने की, क्या है कि आपकी एवरी एलिमेंट ऑफ ए should have one and only one image. ठीक है, तो जब बेटा यहां से 1 की जो आउटपुट निकलेगी ना, वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 आपको x भी दे रहा है, y भी दे रहा है, ठीक है, तो 1 का जो भी आउटपुट निकलेगा वो सिर्फ एक होना चाहिए। तो दो मेरी कंडीशन क्या है बेटा, एक तो आपको सेट ए के कोई सा भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है, एज इनपुट्स आप सारी की सारी वैल्यूज लोगे तब उसको फंक्शन बोल पाओगे। दूसरी कंडीशन कि आप जब इन इनपुट्स को भेजोगे तो आपको एक ही इकलौती क्या मिलनी चाहिए, आउटपुट मिलनी चाहिए। अब इस चीज को ध्यान से समझना, क्लास 10th में भी 11th में भी आप लोगों ने ना एक चीज सीखी होगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। इसको आप क्या बोलते हो बेटा कि आप लोग x को क्या डाल रहे हो, एक फंक्शन के अंडर डाल रहे हो। ये क्या है, आपकी इनपुट वैल्यू है। क्या है, एक इनपुट वैल्यू है। आपने x यानी इनपुट वैल्यू को अंडर f मैपिंग के लिए भेजा, तो आपको मैपिंग के बाद क्या मिला, ये मिला रिजल्ट के तौर पे। इसको बोला जाता है इमेज, इसको बोला जाता है इमेज, या फिर इसी को आप दूसरी एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो बेटा, आउटपुट। तो फंक्शन और कुछ नहीं है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे आप सेट ए के एलिमेंट्स को एक मशीन में भेज रहे हो और वो आपको कुछ आउटपुट दे रही है। तो सबसे पहले आप रिलेशन को फंक्शन बोलोगे कब, जब आप हर एक इनपुट वैल्यूज को डालो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आपकी आउटपुट वैल्यूज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे एक मशीन डाल दूं और उसको बोल दूं एफ, फंक्शन एफ, तो अगर आप इसमें x इनपुट डाल रहे हो तो आपको y इनपुट मिल रही है। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद अगर मैं x इनपुट डालूंगा तो बेटा मेरे पास y1 और y2 नहीं मिल सकता। अगर ऐसा दिखेगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि एक इंसान दो लोगों से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं एक इनपुट डालता हूं x1 और दूसरी इनपुट डालता हूं x2, लेकिन बेटा x1 का मेरे को आउटपुट भी y मिल रहा है और x2 का आउटपुट भी y मिल रहा है। अब क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। तो आप लोगों को समझना है कि अभी x1 की वन एंड ओनली वन इमेज y है, x2 की वन एंड ओनली वन इमेज y है। दोनों की भले ही कॉमन इमेज है, लेकिन अगर इंडिविजुअली कंसीडर करूं तो अभी भी तो इनकी वन एंड ओनली वन इमेज है। तो दो लोगों को सेम लड़की से प्यार हो सकता है भाई, लेकिन एक को दो से प्यार नहीं हो सकता। बोलो समझ आया क्या बोला मैंने, कि एक लड़के को दो लड़की से प्यार नहीं हो सकता, दो लड़कों को सेम लड़की से प्यार हो सकता है। आपकी दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होंगी तभी आप उसको फंक्शन बोल पाओगे। तो आपको ये चीज समझ आ गई, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको मशीन की तरह इसको विजुअलाइज करना है। और ये चीज आप इसको कोडिंग वगैरह की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हो कि मैंने कोई कोडिंग मशीन डाली है जिसमें मैं एक्स की इनपुट डालता हूं तो मेरे को वाई की आउटपुट मिल जाती है। क्लियर। अब बेटा अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे। अब आपको ये चीज एक बारी में समझ आ जाएगी। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अ फंक्शन और मैपिंग f from x into y written as f from x to y is a rule by which each element x belongs to set x is associated to a unique element c of y belongs to set y, then f is said to be a function from x to y. The elements of x are called, अब बेटा ये कुछ वर्ड्स हैं आपने ये पढ़े हैं, है ना। तो आपको पता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में। मैं रिलेशंस वाली चीज में आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं वो चीज। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट वाइज लेक्चर देखे हैं वहां पर भी मैंने उस चीज को इन्वॉल्व किया था। तो अब बेटा ये डोमेन, कोडोमेन और इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि सेट ए में ये जितने भी एलिमेंट्स है ना,
ये जितने भी एलिमेंट्स है इनका जो कलेक्शन है, ठीक है, जो आपकी सारी की सारी इनपुट वैल्यूज का कलेक्शन है, उसको मैं बोलता हूं बेटा क्या, डोमेन। क्या बोलता हूं, डोमेन। मतलब जितनी भी इनपुट वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी डोमेन। यहां पे सेट बी है, यहां पे सेट बी में आपकी बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो इनका जो कलेक्शन है, इनका जो कलेक्शन है बेटा, इसको मैं बोलता हूं कोडोमेन। क्या बोलता हूं, कोडोमेन। अब बेटा हो सकता है ना कि आप जब इनपुट वैल्यूज डालो तो आपको इसमें से कुछ गिनी चुनी वैल्यूज ही एज आउटपुट दिखे, तो आपकी जो भी आउटपुट वैल्यूज होंगी, आउटपुट वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा बेटा, उसको मैं बोलता हूं रेंज। क्या बोलता हूं, रेंज। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो बी सेट है, हो सकता है उसमें से कुछ एलिमेंट्स छूट जाए, मतलब कुछ एलिमेंट्स एज मेरे को आउटपुट या फिर इमेज ना दिखे। तो आपका जो आउटपुट या फिर इमेजेस का कलेक्शन होगा बेटा, उसको मैं बोलूंगा रेंज। जो मेरी इनपुट्स का कलेक्शन होगा उसको मैं बोलूंगा डोमेन, और जो मेरा पूरा का पूरा सेट बी है उसको मैं बोलता हूं कोडोमेन। तो आपको पता चल रहा होगा कि सेट बी में ही तो इमेजेस होंगी ना, तो जो ये आउटपुट का कलेक्शन है, मतलब जो रेंज है, दैट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, बट द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब एक चीज और ध्यान से समझना, कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी होती है, जिसके बाद मैं इस सेशन को एंड कर दूंगा बता के कि अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से समझना बेटा, आपने एक मशीन यहां पे बना दी F, जिसके अंडर आप X को भेज रहे हो मैपिंग के लिए, तो आपको मिल रहा है Y। तो बेटा जो ये X Y दे रहा है ना आपको, जो ये आउटपुट है, आप इसको क्या बोलते हो, इमेज। इसको एक और वर्ड है बोलने का, इमेज। तो X की इमेज क्या है अंडर द मैपिंग ऑफ फंक्शन F, इट इज Y। और अगर मैं उल्टा आऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि X क्या है, Y का प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज है। ठीक है, क्या है, प्री इमेज है। ये भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चों आप लोगों को। सॉरी फॉर द 1 मिनट का जो डिले हुआ आप लोगों का। उसके बाद यार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये चीज आपको समझ आ गई, रिलेशन आपका ज्यादा बड़ा सेट है। उसके बाद यार अगर मैं बात करूं तो आपको ना कुछ नेक्स्ट चीजें पढ़नी है। अब आप लोगों ने 11th में जो पढ़कर आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में ही पढ़कर आए थे। अब ग्राफ्स आपको यहां पर भी नीडेड होंगे, कुछ कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्राफिकल भी, वो आप लोग अब रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको 12th में क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। उसके बाद आपको टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग दो मशीनों को मिलाते कैसे हैं। ठीक है, अगर एक मशीन को मैं कुछ बोल देता हूं फंक्शन F, दूसरी मशीन को मैं बोल देता हूं फंक्शन G, तो इनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से हम लोग इन्वर्टिबिलिटी पे जाएंगे कि आप लोग फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हो, कैसे विजुअलाइज करते हो। उसके बाद कुछ बाइनरी ऑपरेशंस है, वो भी हम लोग देखेंगे। प्लस हम लोग आने वाले टाइम पे कुछ आप लोगों के लिए लाइव इंटरैक्टिव क्वेश्चन सेशंस भी लाने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मेरे कॉमर्स की जनता, आप लोगों को बहुत आगे तक ले जाऊंगा, चाहे वो आपके बोर्ड की कहानी हो, चाहे वो आपके CUET एग्जाम की कहानी हो। आप लोगों को बस इसी चैनल को फॉलो करना है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको CUET के लिए भी इनफ है, बोर्ड के लिए भी इनफ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप मैं जो आज कॉन्सेप्ट्स आप लोग के दिमाग में डालना चाहता था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर 80% 90% समझ आया है तो वीडियो को दोबारा फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेना। आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ऑफ चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके इंटरनल एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो। ये एक्चुअली एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में बेटा मैं आप लोगों को बेसिक्स सिखा चुका हूं, जो भी क्लास 11th में हम लोग पढ़कर आए थे इस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी रिकैप मेरे को आपको देना चाहिए था वो मैं आपको लास्ट सेशन में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसके जस्ट ऊपर आपको वो लेक्चर दिख जाएगा, जरूर से देख लेना। तो चलो टाइप्स ऑफ रिलेशंस की कहानी चालू करते हैं और बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि रिलेशन को एब्स्ट्रैक्टली कैसे डिफाइन किया जाता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B।
जहां पे ए क्रॉस बी क्या है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब बेटा देखो, आपको पता है कि यार ए क्रॉस बी में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अब आप कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करोगे, उसके हिसाब से आपके उस रिलेशनशिप को होल्ड करने वाले जो भी एलिमेंट्स है आप उसको रिलेशन के सेट में डाल दोगे। अब एम्प्टी रिलेशन बेटा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई सा भी एलिमेंट फिट ही नहीं बैठेगा। तो अगर मैं मान लूं कि सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स को मैं क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं, कि मान लो कि यार ऐसा बोल देता हूं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, और सेट ए में मेरे कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में मेरे कुछ एलिमेंट्स है, और मैंने कोई रिलेशन यहां पे डिफाइन कर दिया। लेकिन एक्चुअली इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मेरे को सेट ए और सेट बी में कोई ऐसे एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहे हैं जो फिट बैठे। तो मतलब मेरा जो अब रिलेशन का सेट है ये क्या हो गया बेटा, फाई हो गया। क्या हो गया, फाई हो गया, मतलब खाली हो गया, और इसी को बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको एक बारी में क्लियर हो जाएगा। इज सेड टू बी एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दैट इज गिवन टू अस। तो मतलब कोई सा भी एलिमेंट सेट ए और सेट बी में उसको होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद आता है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी नाम से ही आपको कहानी समझ आ रही है। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि भैया जी इसमें सबके सब आ जाएंगे, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो आप कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहे हो जहां पे ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब जस्टिफाई कर जाए उस रिलेशन को, मतलब आपने कंप्लीट सेट उठा लिया। तो बेटा ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक्सट्रीम रिलेशंस है। क्या है, एक तरीके से आप सोचो तो एक्सट्रीम रिलेशन है। एक में आपका कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब फाई सेट है, और दूसरे में आपका पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ही उठा के आप रिलेशन में डाल दे रहे हो, है ना। आपके ए क्रॉस बी और रिलेशन में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। इसका मतलब ये है, ये क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अब बेटा ये क्या बोले मैंने, ये एक्सट्रीम रिलेशंस है। इनको अब आपको एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट, इनको बेटा एक दूसरा नाम भी दिया जाता है कॉम्बिनेशन में। यहां पे सेट नहीं लिखो, यहां पे लिख दो रिलेशन, ठीक है। इनको एक कॉम्बिनेशन में बेटा दूसरा नाम दिया जाता है क्या, ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोला जाता है, ट्रिवियल रिलेशन। प्लीज इसको आराम से अपनी नोटबुक में बॉक्स बना के लिख लो, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आपका क्लास 12th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें ट्रिवियल रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको मिस कर देते हैं, बहुत से टीचर्स भी इसको मिस कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं मेरे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जितने मेरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी के कितने होंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि ए क्रॉस बी में मेरे पास n एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है बेटा, n एलिमेंट्स है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। तो मेरे को बताओ आपके टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशंस क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n में से आप 2 रिलेशन को माइनस कर दोगे, जो आपके एम्प्टी और यूनिवर्सल के अलावा होंगे वो नॉन ट्रिवियल रिलेशन हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशन कितने हो जाएंगे बेटा, नॉन ट्रिवियल 2 की पावर n माइनस 2। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, इसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है ना, यही से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आराम से समझना। 10 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक मैं पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला। बहुत से बच्चों को अभी तक इसमें कंफ्यूजन होती होगी। क्वेश्चंस बनाने आपने सीख लिए होंगे, क्योंकि एक ही पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी तक शायद इसको इन डेप्थ तरीके से आप समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन नो मोर आफ्टर दिस क्लास, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऐसा इसको फिट कर दूंगा ना, आप देखो अभी। अब आपको पता है a relation R in a set A is called, सबसे पहले आते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव पे। अभी डेफिनेशन छोड़ दो, ठीक है, डेफिनेशन छोड़ दो, अभी एकदम सादा भाषा में समझो, फिर आप डेफिनेशन पे आओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको डेफिनेशन से ही चीजें समझ आनी होती तो बेटा एक टीचर की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब आप किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे बेटा, जब आपको A, A दिखे अपने रिलेशन के सेट में।
दैट मीन्स आप किसी एलिमेंट को उससे ही रिलेट कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो आपके रिलेशन के सेट में कि आपका पहला वाला एलिमेंट भी सेम है, दूसरा वाला एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप क्या बोलोगे कि आपका वो वाला रिलेशन क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मतलब यहां पे खुद का नाता खुद से है। रिलेशन क्या है बेटा, रिश्ता, नाता। तो आपको जब ऐसी चीज सैटिस्फाई होते हुए दिखे कि यार खुद का नाता खुद से भी जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है, खुद का नाता खुद से भी जस्टिफाई हो रहा है। तो देखो, अगर मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में, लेमन टर्म्स में सिखाता हूं, लेमन लैंग्वेज का मतलब होता है नॉर्मल, आम भाषा। अगर मैं बोलूं कि मेरा किसी भी इंसान बी से इंसानियत का नाता है या नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल है। क्या मेरा खुद से भी इंसानियत का नाता है? अगर मैं चाहता हूं बेटा कि हर किसी इंसान का इस दुनिया में भला हो, ठीक है, तो मैं ए हूं और दूसरा कोई भी इंसान बी है, तो मैं ये भी तो चाहूंगा ना कि मेरा भी भला हो। तो मतलब ए को ए के साथ भी सेम रिलेशनशिप होल्ड करने को देख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि सेम एलिमेंट भी अपने साथ वही रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है। तो मतलब खुद का खुद से रिश्ता भी आप लोगों को देखना है बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बनेगा तो आप उसको बोल दोगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कहानी क्लियर? अब आते हैं बेटा सिमेट्रिक रिलेशन पे। जैसे ये वर्ड ही आपको बता रहा है सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी, तो आपको देखनी है सिमेट्रिसिटी एलिमेंट्स में। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर ए का नाता बी से आपको दिख रहा है, आपके रिलेशन में आपको ए का नाता बी से दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि बी का नाता ए से भी दिखना चाहिए। मतलब ये चीज दिख रही है तो ये चीज दिखनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप बोलोगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या बोला मैंने? अगर मैं किसी के साथ हूं, मतलब मान लो एक तरीके से, इस तरीके से मान लो कि जैसे मेरा रिलेशनशिप, जैसे मेरा एक भाई है तो मेरे भाई का भी तो मैं भाई हूं ना। तो जब आपको ऐसा दिखे, मतलब ये चीज आप लोग गिवन की तरह लेते हो, एज्यूम करते हो कि ये चीज सही है, तो आपको दिखाना होता है कि ये चीज ट्रू है या नहीं है। अगर ये चीज ट्रू हो जाएगी तो आप उसको बोल दोगे कि वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। जैसे यहां पे खुद से नाता था, यहां पे एक दूसरा इंसान आ गया, मेरा नाता एक दूसरे इंसान से है, तो दूसरे का नाता भी मेरे से होना चाहिए। वन साइडेड प्यार नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे को उससे मोहब्बत है तो उसे भी मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए, तब आप बोलोगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है बच्चों। उसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब इसको समझने में बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन वरी नॉट, है ना। तो बेटा ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर मैं प्यार, अब देखो यहां पे एक और कैरेक्टर आ गया, अब तीन लोग आ गए स्टोरी में, ठीक है। अब बनाते हैं लव ट्रायंगल मस्त सा। तो अगर आप ए हो और दूसरे वाला इंसान बी है, तो ए का अगर बी से कुछ नाता है और फिर सामने एक और इंसान, तीसरा इंसान खड़ा है सी, और बी का सी से नाता है, तो ए का सी से नाता भी दिखना चाहिए। क्या बोला मैंने? ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ए का नाता बी से है और बी का नाता सी से है, तो भैया जी इसका मतलब होना चाहिए कि ए का नाता भी सी से दिखे। तो अगर ये दिखे, ठीक है, जैसे हमने देखा सिमेट्रिक में ये दिखेगा तो मैं उसको सिमेट्रिक बोलूंगा। सिमिलरली अगर मेरे को ये दिखेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलूंगा। तो अगर ये चीजें आपको गिवन हो, आप एज्यूम कर रहे हो, तो ये चीज ट्रू होनी चाहिए, तब आप उसको बोलोगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। अभी इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। जैसी क्वेश्चन आएगा ना, सारी चीजें दिमाग में अपने आप बैठने लग जाएगी। तो अब मेरे साथ फटाफट से दोहराओ, आप लोगों का रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? खुद का नाता खुद से चेक करना है सर। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अगर मेरा नाता किसी और से है तो किसी और का नाता भी मुझसे होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? अगर मेरा नाता किसी और से है और किसी और का नाता किसी और से है, तो मेरा नाता वो तीसरे वाले किसी और से भी होना चाहिए। ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का डेफिनेशन। मतलब अब फटाफट से इसको आप थ्योरी की तरह एक बारी रीड आउट कर लो, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद बेटा ऐसे रिलेशंस
जो एट द सेम टाइम रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और यहीं से ही आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लेना इस चैप्टर के, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। तो मैंने क्या बोला बेटा, एक रिलेशन आर डिफाइंड है ऑन द सेट जेड और जी, दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स वेयर ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ 2a plus 3b is divisible by 5 for all ab belongs to z. Examine if r is reflexive relation on z. तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ना रिलेशन को देख लो। रिलेशन क्या लिखा हुआ है बेटा, 2a plus 3b डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय 5। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, खुद का नाता खुद से। अब अगर इसने बोला है बेटा कि क्या है, आपको रिलेशन किस पे दिखाना है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आप ना इस तरीके से इमेजिन करो इसको कि यहां पर भी इंटीजर्स हैं, यहां पर भी इंटीजर्स हैं। अब आप लोग क्या करते थे, यहां से एक एलिमेंट उठाते थे ए और बी, फिर ये रिलेशनशिप देखते थे जो सैटिस्फाई करेगा उस रिलेशन में। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, खुद का नाता खुद से देखना। मतलब अगर ए यहां पर है और ए यहां पर है तो ये चीज भी सैटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, यहां पर बी की जगह भी ए डाल के देख लो। तो 2a plus 3a क्या हो जाएगा बेटा, 5a। क्या आपका 5a 5 से डिविजिबल होता है? द आंसर इज यस। तो मतलब ये कहानी मेरे को सैटिस्फाई होते हुए दिख रही है, हेंस यस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। A relation R is defined on the set Z, again set of all integers, by A related to B if and only if condition दोबारा सेम है। देखो 2a plus 3b is equal to 2a plus 3b is divisible by 5 for all AB belongs to integers. Examine if R is a symmetric relation or not. तो मतलब ऊपर के ही रिलेशन को हमको बताना है कि अब वो भैया जी क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ी सी चीजें रब कर देता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोगों को बना के दिखाता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत आराम से समझना। तो बेटा सिमेट्रिक की कहानी क्या थी कि भैया अगर ए का नाता बी से दिख रहा है, आपको ए कॉमा बी रिलेशन में दिख रहा है, तो बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बी देयर, शुड ऑल्सो बी देयर। तो चलो भाई ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज क्या है बेटा, गिवन है। तो मतलब 2a plus 3b डिवाइड होता है, इज डिविजिबल बाय 5। ये चीज ट्रू है। क्या है? ट्रू है। और मेरे को किसको सही प्रूफ करना है, जब जाके मैं उसको सिमेट्रिक बोल पाऊंगा। ए और बी को इंटरचेंज कर दो, जैसे ए कॉमा बी की जगह बी कॉमा ए भी आपको सही करना है। तो आपको 2b plus 3a को प्रूफ करना है कि ये अगर 5 से डिविजिबल मिल जाता है तो आप सिमेट्रिक बोल दोगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैं बता नहीं रहा हूं कि सिमेट्रिक है या नहीं है, सोचते हैं। तो बेटा आप देखो, मेरे को 2b plus 3a पे आना है। तो आप खुद देखो, यहां पे 2a था, यहां पे 3a हो गया, यहां पे 3b था, यहां पे 2b तो हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं पे झलक आ रही है कि सर यहां पर मिलाऊंगा तो 5a बन जाएगा, यहां पर भी मिलाऊंगा तो 5b बन जाएगा। तो अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को गेम खेलना पड़ेगा। तो बेटा आप 2b को क्या लिख सकते हो, बताओ? आप 2b को क्या लिख सकते हो? अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो बेटा 5b माइनस ऑफ 3b। बोलो हाँ या ना? और आप 3a को क्या लिख सकते हो बेटा? आप 3a को क्या लिख सकते हो? 5a माइनस ऑफ 2a। क्यों किया है मैंने ऐसे? ताकि मेरे को ये 2a और 3b यहां पे मिल जाए। तो अब देखो बेटा 5b और 5a को कंबाइन कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 5 टाइम्स ऑफ, यहां पे दिख रहा है ना बच्चों, यस, 5 टाइम्स ऑफ a प्लस b। और जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा इनमें से तो ये क्या बन जाएंगे बेटा? 2a प्लस 3b। अगर आप इसमें से देखो तो बेटा क्या ये वाली टर्म आपकी 5 से डिविजिबल है? आप बोलोगे यस सर है, बिल्कुल है। क्या ये वाली टर्म भी 5 से डिविजिबल है? यस। इस चीज को हम ट्रू मान के ही तो प्रूफ कर रहे हैं ना नीचे वाली चीज को। तो ये भी 5 से डिविजिबल है। तो यहां पे दिख रही है आपको ये दोनों टर्म्स 5 से डिविजिबल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 2b plus 3a जो कि यही है,
ये भी 5 से डिविजिबल आ रहा है। मतलब अगर a कॉमा b रिलेशन में था तो b कॉमा a भी रिलेशन में दिख रहा है मेरे को, हेंस ये सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ आ गई कहानी? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब आते हैं नए टॉपिक पे, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा से क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, ट्रांजिटिव का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आप लोगों को सारी की सारी क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बारे में। A relation P on the set n natural numbers is given by P a comma b belongs to n cross n, मतलब on the set of natural numbers a is a divisor of b। ठीक है, a is a divisor of b, examine whether p is transitive or not, transitive relation on set n। तो अब बेटा देखो ट्रांजिटिव की कहानी क्या थी कि अगर सर a और b रिलेशन में है और b और c भी रिलेशन में है तो मेरे को यहां से क्या प्रूफ करना होता है कि a और c भी रिलेशन में हो। ये चीज क्या है बेटा, ये दोनों की दोनों चीज हम लोग एज्यूम करेंगे कि गिवन है, सही है, एज्यूम एज ट्रू, एज्यूम एज ट्रू। तो आप मेरे को बताओ अगर a और b में रिलेशन क्या है कि a इज अ डिवाइजर ऑफ b, तो मतलब a इज अ डिवाइजर ऑफ b। ठीक है, ये भी सही है। और फिर b इज अ डिवाइजर ऑफ c। तो आप खुद से सोच लो यार, आप लोगों की एकदम बेसिक मैथ है, तो क्या a c का डिवाइजर नहीं होगा? इट इंप्लाइज दैट a इज ऑल्सो अ डिवाइजर ऑफ c, divisor of C, hence AC belongs to R, hence proved that it is a transitive relation। खत्म हो गई कहानी। चलो अब एक बार इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल क्या कहता है बेटा कि अगर आपके पास T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इस ब्रह्मांड में जितने भी त्रिभुज हैं, जितने भी ट्राइंगल्स हैं, अगर आप मान लो उनका एक सेट है इन अ प्लेन विद आर, अ रिलेशन इन टी, एक रिलेशन दिया गया है T1 T2, मतलब दो ट्राइंगल्स को रिलेट किस तरीके से किया गया है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब आपको इस पूरे के पूरे ट्राइंगल्स के संसार में, ब्रह्मांड में दो ऐसे ट्राइंगल्स को निकालना है, सोचना है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। तो आप बोलोगे सर ये सेट अपने आप में ही बहुत बड़ा सेट है, आपको बहुत सारे ऐसे ट्राइंगल्स इमेजिन करने को मिल जाएंगे। तो अब आपको प्रूफ करना है दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करूंगा, फिर मैं सिमेट्रिक प्रूफ करूंगा, फिर मैं ट्रांजिटिव प्रूफ करूंगा। तो चलो सबसे पहले आते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई ट्राइंगल एक दूसरे ट्राइंगल से, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, खुद से नाता देखो, नाता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का। तो क्या एक ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है? बिल्कुल होता है, राइट। अ ट्राइंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट विद इटसेल्फ। तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि भैया जी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड कर रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं बच्चों, अगर कोई एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो दूसरा ट्राइंगल पहले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। That means if T1 is congruent to T2, that also means that T2 is congruent to T1। तो मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी होल्ड कर रहा है। अब आते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की कहानी क्या है, अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये भी ट्रू है, हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन हो गया खलास। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खलास। चलो अब आप लोग जाके एनसीईआरटी में इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है आप पक्का से सॉल्व करके देखना, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर देना, डाल देना, मैं उसको अगले सेशन में लेकर आ जाऊंगा। अब आते हैं बेटा थोड़े से अच्छे लेवल के टॉपिक पे जिसको आप लोगों को बहुत आराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को इलैबोरेटेड तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। मुझे पता है, जब मैं स्कूल में था तो मेरे को भी नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि सबसे पहले तो टीचर्स को यही लगता है कि यार इसको समझाने के लिए बच्चे सर खा जाएंगे, बच्चों को समझ नहीं आएगा, बार बार डाउट पूछेंगे, तो ये पढ़ाते ही नहीं है। तो आप बहुत सारे वन शॉट्स देख लेना रिलेशंस एंड फंक्शंस के, आपको ये टॉपिक स्किप हुआ ही दिखेगा ज्यादातर, लेकिन अपन आपको बढ़िया से समझा देंगे। 5 मिनट के अंदर इसको कवर कर दूंगा। इक्विवेलेंस क्लासेस, हमने अभी इक्विवेलेंस रिलेशन टर्म को यूज किया था, ऐसे रिलेशंस जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हों एट द सेम टाइम। तो अब ये इक्विवेलेंस क्लास क्या है?
आपको डेफिनेशन अभी नहीं पढ़नी है, सबसे पहले आपको ना ये एग्जाम्पल को फिगर आउट करना है। ध्यान से देखना, इस एग्जाम्पल को फिगर आउट करना है, मैंने इसके लिए स्लाइड दी है। यस, तो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एक रिलेशन है आर ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। चलो इसके बारे में सोचते हैं। एक रिलेशन है बेटा ए और बी के बीच में, जहां पे आपको दिया हुआ है ए डिवाइड्स बी लिखा था ना, क्या लिखा था, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी आपका इवन नंबर है। बहुत सिंपल सी कहानी है ना, ए माइनस बी आपको इवन नंबर की तरह दिखना चाहिए। तो सबसे पहले ना इक्विवेलेंस क्लास से पहले, जैसे यहां पे लिखा हुआ है शो दैट द रिलेशन, तो हम लोग सबसे पहले इस रिलेशन को ना इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कहानी है बेटा, सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं कि सर खुद से खुद का वो नाता है या नहीं है। तो आप यहां पे बी की जगह क्या डाल दोगे, ए डाल दोगे। तो ए कॉमा ए, क्या आप जब इसको रिलेशनशिप में डालोगे तो होल्ड होता हुआ दिखाई देगा। तो ए माइनस ए क्या होता है बेटा, 0। 0 इज एन इवन नंबर, और यू कैन से 0 गेट्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 0 इज डिविजिबल बाय 2, 0 इज डिविजिबल बाय 2, हेंस ये चीज सही है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये प्रूफ हमने कर दिया। उसके बाद आते हैं बेटा सिमेट्रिक रिलेशन पे। थोड़ा सा पेन चेंज करते रहते हैं, फील आती है ना। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना है कि अगर ए का नाता बी से है तो मतलब हमने क्या एज्यूम किया है, ट्रू, कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो बेटा अगर मैं b कॉमा a लेता हूं, दैट मींस अगर मैं b माइनस a लेता हूं, तो बेटा अगर आप खुद देखो ना, आप सिर्फ साइन ही तो चेंज कर रहे हो। तो आपने ये चीज पढ़ी भी होगी, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, नेगेटिव इवन इंटीजर्स। तो अगर a माइनस बी अज्यूम करो 4 के बराबर था, तो b माइनस a माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हैं, दैट मींस b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हेंस ये रिलेशन आप लोगों को सिमेट्रिक भी दिख रहा है। चलो एक और पेन निकालते हैं बढ़िया सा, और अब इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं, ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। तो ट्रांजिटिव की कहानी क्या थी बेटा, कि अगर ए और बी में रिलेशनशिप है, मतलब आप लोग क्या बोल रहे हो, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, और फिर आप बोल रहे हो कि बी और सी में भी रिलेशन है, मतलब b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो आपको अब प्रूफ क्या करना है बेटा कि a और c भी रिलेशनशिप में आ जाए। ठीक है, रिलेशनशिप का मतलब वो मत समझ लेना, a और c शुड ऑल्सो भी, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप खुद देखो, सबसे पहले तो a c का रिलेशनशिप क्या रहेगा, किसको प्रूफ करना है, a माइनस सी को हम लोगों को डिविजिबल बाय 2 प्रूफ करना है। तो आप खुद देखो a माइनस बी, इन दोनों की मदद लेनी पड़ेगी यहां तक पहुंचने के लिए, हमेशा ट्रांजिटिव में ये होगा। तो आप देखो यहां से a माइनस सी बनेगा कैसे, जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप दो इवन नंबर्स है ना ये, जब आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हो, जब आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जब आप दो इवन नंबर्स को ऐड करते हो बेटा, तो आपको इवन नंबर ही तो मिलता है। बोलो हाँ या ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए सी है, दैट मींस ए सी के बीच में रिलेशन क्या है, ए माइनस सी, ये भी आप लोगों को डिविजिबल बाय 2 दिख रहा है। कौन सा पेन यूज किया था, शुड बी डिविजिबल बाय 2। ये भी आप लोग सही प्रूफ कर चुके हो, तो मतलब आपका रिलेशनशिप ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो मतलब ये जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया था, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आती है कहानी कि सर आपने ये सब चीजें करी क्यों। तो आप ना बहुत आराम से समझना मेरी बात को, ठीक है, आप ना बहुत आराम से समझना। अगर आपको किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस डिविजिबल बाय 2 चाहिए, मतलब दो नंबर्स का डिफरेंस आपको एक इवन नंबर चाहिए, तो अगर मैं एक नंबर को फिक्स कर दूं, मान लो a को मैं 0 फिक्स कर दूं,
तो बी आपका 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, नेगेटिव इवन इंटीजर्स दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप देखो तो आपको एक, अगर मैं सेट की बात करूं तो ऐसा कुछ सेट मिल रहा होगा कि 0 सर +-2 के साथ भी जा रहा है ना, 0 +-4 के साथ भी जा रहा है, और फिर 0 +-6 के साथ भी जा रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब बेटा आपको पता है कि अगर मैं 2 ऑड नंबर्स का डिफरेंस लेता हूं बेटा, तो वो भी आपको इवन नंबर मिलेगा। और अगर मैं ए को इस बारी क्या फिक्स कर दूं, ध्यान से समझना, 1 फिक्स कर दूं, क्या फिक्स कर दूं, 1 फिक्स कर दूं, तो मेरे नंबर्स कैसे दिखेंगे बेटा, एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, 1 जाएगा +-3 के साथ भी, 1 जाएगा +-5 के साथ भी, एंड सो ऑन, ऐसे ऑड नंबर्स के साथ भी। तो बेटा आपको दिख रहा है यहां पे मैं इवन इंटीजर्स को आपस में रिलेट कर रहा हूं, और यहां पे मैं एक तरीके से ऑड नंबर्स को आपस में रिलेट कर रहा हूं, जहां पे मैंने पहले वाले एलिमेंट को फिक्स कर दिया है। आप यहां पे पहले वाले एलिमेंट को 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है, आपके पास खुली छूट है। लेकिन आपको समझाना क्या चाहता हूं कि यहां पर इवन इंटीजर्स खुद से ही रिलेट हो रहे हैं, मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है, ये एक ऐसा रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों को जहां पे आपको दिख रहा है कि जो ये सर वैल्यूज है ना, जो ये एलिमेंट्स है ना, जो इसको सैटिस्फाई कर रहे हैं, ये एक सेट मेरे को दिख रहा है कि इवन इंटीजर्स आपस में रिलेट हो रहा है, और एक दिख रहा है कि ऑड इंटीजर्स आपस में रिलेट हो रहा है। यहां पे कोई ऑड नहीं है, यहां पे कोई इवन नहीं है, यहां पे सारे इवन है, यहां पे सारे ऑड है। तो क्या ये दोनों के दोनों डिसजॉइंटेड सेट्स हैं? ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है। और इसको बेटा आप लोग कैसे दिखाते हो, आप लोग इसको कैसे दिखाते हो, जो 0 वाला है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और 1 वाले को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डब्बे में क्लोज करके। और ये और कुछ नहीं है, यही इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। क्लास का मतलब क्या है, आप सेग्रीगेशन कर रहे हो। आप क्या कर सकते थे बेटा, पूरे के पूरे सेट को देखो, क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि यहां पे आप सेट Z इंटीजर्स को डाल सकते हो A और B की जगह। तो आपने देखा जो आपका रिलेशन था ना, उसमें आप लोगों की एक बारी इनपुट वैल्यूज में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही दिख रहा है, और एक बारी में सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर्स दिख रहे हैं। तो ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, डिसजॉइंटेड है। अब आप लोग जब डेफिनेशन पे आओगे ना, तो आपको कहानी समझ आएगी। अब ध्यान से देखना क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। एक आर्बिट्रेरी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हो, जो हमने पिछले वाले में प्रूफ किया, तो अगर आपको कोई इक्विवेलेंस रिलेशन दिया होता है R इन एन आर्बिट्रेरी सेट X, जैसे इसमें ये क्या सेट X क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, R क्या करता है, डिवाइड करता है X को म्यूचुअली डिसजॉइंटेड सबसेट्स में। जैसे अभी दिखाया ना मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट 0, स्क्वायर ब्रैकेट 1, ये क्या है, डिसजॉइंटेड सेट्स हैं। मतलब एक सेट ऑफ वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर रही हैं वो कंप्लीटली इंटीजर्स हैं, एक सेट ऑफ वैल्यू कंप्लीटली ऑड है। क्या हमेशा ऐसे क्वेश्चन में होगा, नहीं, लेकिन आपको ऐसी वैल्यूज दिखेंगी कि आपको ऐसे 2 सेट्स दिखेंगे जिनका आपस में इंटरसेक्शन नहीं है, आपस में वो डिसजॉइंटेड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन इज नॉट देयर, कॉल्ड पार्टीशंस और सब डिवीजन ऑफ X। तो आप क्या कर रहे हो, अपने जो इनपुट वैल्यूज हैं, जहां जैसे यहां पे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, आपने इसको ही ब्रेक कर दिया इनपुट वैल्यूज में, और फिर वो जो इनपुट वैल्यूज की क्लासेस बनी है वो आपस में डिसजॉइंटेड है। तो आपने देखा ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब जो भी एक सेट है जैसे इवन का था वो आपस में ही रिलेटेड है, मतलब इवन इंटीजर्स ही चल रहे हैं आपस में, और ऑड वाले में ऑड इंटीजर्स ही चल रहे हैं। नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ। ये क्या है बेटा, ये क्या डिनोट करता है, इक्विवेलेंस क्लास। तो 2 जो इक्विवेलेंट पार्टीशंस होंगे, क्लासेस होंगी, वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगी, मतलब डिसजॉइंटेड होंगी। AU मतलब AI यूनियन AJ। तो ऐसे बेटा जितने भी डिसजॉइंटेड सेट बनेंगे ना, जब आप उन सबको कंबाइन कर दोगे तो आपको यहां पे जो भी सेट दिया होगा वो मिल जाएगा। जैसे यहां पे सेट X की बात हो रही है तो सेट X मिल जाएगा, और आपके जो जितनी भी क्लासेस होंगी आपस में क्या होंगी, डिसजॉइंटेड होंगी, तो मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और इन्हीं सबसेट्स को बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो एक तरीके से ये और कुछ नहीं है, ये इनपुट्स हैं बेटा। जैसे आपने रिलेशनशिप, एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिया, और उसमें आप लोगों को जो भी सेट दिया हुआ था, आपने उस सेट को क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड किस तरीके से किया कि ये जो डिविजन्स हो रहे हैं सेट्स के, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। आपस में रिलेटेड का मतलब कि डिसजॉइंटेड है, कि यहां पर आपको अलग टाइप के नंबर दिख रहे हैं, यहां पे आपको अलग टाइप के नंबर दिख रहे हैं।
तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, सेट्स की तरह डिवाइड कर रहे हो, कैटेगराइज कर रहे हो, और आपस में इनका क्या है, इंटरसेक्शन 0 है, और इन सबसेट्स को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो आपको होल सेट मिल जाएगा। अब आपको समझ आ गई होगी इक्विवेलेंस क्लास की कहानी। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आप जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हो, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी को उठाना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आई होप आपको इस लेक्चर से इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है एनसीईआरटी का, आप लिख सकते हो पेज नंबर ए वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। मैं फॉर श्योर अगर कमेंट बॉक्स में पॉसिबल होगा तो वहीं पे रिवर्ट कर दूंगा, नहीं तो वो अगले सेशन में इंक्लूड कर दूंगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। अगेन इट इज अ वेरी क्रूशियल सब टॉपिक फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यहां से आपको हर साल क्वेश्चन आते हुए दिखते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन से भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से डिटेल में समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, 30 मिनट के अंदर मैं आपको ये पूरा का पूरा सब टॉपिक अच्छे से समझा दूंगा। तो चलो यार कहानी को चालू करते हैं बेटा। तो आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी फंक्शन क्या होता है, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो बेटा इससे पहले 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से चालू करना, और ये आपको तीसरी वीडियो देखेगी ऑर्डर में, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आप लोगों को ये चीज पता है कौन से रिलेशन क्वालिफाई करते हैं फंक्शन जाने के लिए जो आपके 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या होती है बेटा कि सेट ए में आपका कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब आपको सेट ए में सारी की सारी वैल्यूज को इनपुट की तरह डालना पड़ेगा फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो मैंने आपको बताई थी, दूसरी कंडीशन होती है कि वन एंड ओनली वन इमेज वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास कोई इनपुट है x, उसकी आउटपुट है y, ठीक है। मान लो मैंने x को किसी फंक्शन के अंदर डाला तो मेरे को आउटपुट मिल गई y, है ना, मैपिंग की तरह, मशीन की तरह मैं आपको विजुअलाइज करा चुका हूं इसको। और अगर मैं बोलता हूं बेटा कि सेम इनपुट पे मेरे को एक दूसरी वैल्यू y डैश भी मिल जाती है, तो आप बोलोगे कि सर ये अगर फंक्शन है ना तो दिस इज नॉट अलाउड। अगर ये फंक्शन है तो दिस इज नॉट अलाउड। फंक्शन की कंडीशन ही क्या है कि बेटा एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट मिलेगा। 2 डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट हो सकता है। अगर मैं बोलूं बेटा कि x1 मेरा इनपुट है तो मेरे को y आउटपुट मिल रही है, x2 मेरा इनपुट है तो भी मेरे को सेम आउटपुट मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज बेटा आप लोगों की पॉसिबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है हमको, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक इनपुट, सेम इनपुट 2 आउटपुट वैल्यू नहीं दे सकती, इस चीज से हम लोगों को परेशानी हो जाएगी। आप लोगों ने 11th में एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़ा होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, 2 ग्राफ दे दूं यहां पे, एक इसका, ठीक है, और एक ऐसा ग्राफ दे दूं मैं आप लोगों को, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा इसमें से फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है? याद है किसी बच्चे को? तो देखो बेटा, अगर नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग है ना अपना, कॉन्सेप्ट से अपन लोग इस क्वेश्चन को फोड़ने की ट्राई करते हैं, जो भी हमने अभी तक सीखा है। आपको मैंने क्या बोला है बेटा कि अगर मैं सेम x की वैल्यू ले लूं यहां पे कहीं, तो इस सेम x की वैल्यू के लिए बेटा यहां पर अगर मैं कैसे वर्टिकल लाइन बनाऊं तो आपको दिख रहा है कि सर ये भी y दिख रहा है, ये भी y दिख रहा है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो आपको सेम इनपुट के लिए, ध्यान से समझना मेरी बात को, सेम इनपुट के लिए यहां पर कुछ y1 दिख रहा है सर, यहां पे कुछ y2 दिख रहा है। अब इस वाले ग्राफ में आ जाओ। अगर मैं किसी भी x की वैल्यू पे चला जाता हूं, मान लो यहां चला जाता हूं, तो आपको दिख रहा है सर इस x के लिए वैल्यू यहां पर कुछ है y, और सर यहां पे सेम अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे चला जाता हूं और ये सिमेट्रिक ग्राफ है, तो अगर ये x है तो ये -x है, तो सर यहां पर भी y की वैल्यू सेम है। तो 2 इनपुट्स हैं यहां पे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, लेकिन वो सेम आउटपुट दे रही है। यहां पर एक ही इनपुट 2 आउटपुट दे रही है, जो कि अलाउड नहीं है अगर इसको फंक्शन कहलाना है तो। और इसी को हम लोग कैसे समझते हैं बेटा कि आपका एक इनपुट 2 आउटपुट नहीं दे सकता, या फिर सरल भाषा में बोलूं तो एक इंसान 2 लोगों से प्यार नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसको हम कैसे समझेंगे कि 2 इंसान का प्यार सेम हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज। तो यहां पे x की दो इमेजेस हो गई जो कि नहीं अलाउड है। यहां पे x1 की भी वन एंड ओनली इमेज ये है, इसकी भी वन एंड ओनली इमेज ये है, चाहे वो कॉमन हो जाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वायलेशन नहीं हो रहा। तो आई होप आपको वर्टिकल टेस्ट भी याद हो गया होगा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों केसेस की, तो आपको पता है कि सर ये अलाउड नहीं है, ये मेरा अलाउड है। क्लियर है? बोलो कहानी क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब आते हैं इस वाले मुद्दे पे। अरे पीछे क्यों चले गए? हाँ, इस वाले मुद्दे पे। कौन से मुद्दे पे? टाइप्स वाले मुद्दे पे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन की। बेटा जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सर इसका शायद अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें, अभी इसको लैंग्वेज को छोड़ दो और यहां पे देखो क्या हो रहा है। ये मेरा एक सेट ए है बेटा, ये मेरा एक सेट बी है। सेट ए में मैं मान लेता हूं मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में बेटा मेरे पास ए बी सी डी और चलो 4 ही एलिमेंट्स रख लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, 4 ही एलिमेंट्स रख लेते हैं। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 1 की इमेज ए है, मतलब 1 को जब मैं अंडर द फंक्शन f डाल रहा हूं तो मेरे को आउटपुट a मिल रहा है, इसका मतलब ये है। 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है, 4 की इमेज d है, और 5 की इमेज भी d है। 5 की इमेज भी d है। अब जरा इसको ध्यान से इसका नाम पढ़ो, क्या है? 1 1, या फिर इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। अगर मैं बात करूं 1 1 की, तो मतलब हर एक इनपुट आपको एक आउटपुट देगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता ही है। 1 1 और क्या चीज बताता है आपको कि सबसे पहले तो भैया जी ये डिसाइड करो कि ये फंक्शन है या नहीं है। आप लोग देख पाओगे कि हां सर, हर एक की यूनिक वन एंड ओनली वन इमेज है, इन दोनों की सेम इमेज है, कोई बात नहीं सर, वो हम अलाउ कर देते हैं ना, वो हमारी कंडीशंस को वायलेट नहीं कर रहा है। लेकिन 1 1 जब केस होगा ना, इसका मतलब क्या है कि आपकी किसी दो इनपुट्स की भी सेम इमेज आप नहीं लोगे। क्या बोला? 1 1 का मतलब ही क्या है कि एक का नाता एक से होगा। जैसे यहां पे 2 का नाता एक से हो गया ना बेटा, ये आप इसको फंक्शन तो बोलोगे लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 का नाता एक से हो गया है। क्लियर है? अगर मैं यहां पर बेटा, अगर मैं यहां पर इसको मिटा के एक और एलिमेंट डाल के इसका नाता इससे कर दूं, तो अब ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 1 फंक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1 1 फंक्शन। समझ आई बात को? क्या बोला? हम लोग जब 2 इनपुट्स का नाता, 3 इनपुट्स का नाता, 4 इनपुट्स का नाता एक आउटपुट से रखते हैं तो वो फंक्शन तो कहलाता है, हमको पता है, क्योंकि वो कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा। लेकिन वो 1 1 फंक्शन नहीं कहला पाएगा। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि आपको एक का नाता एक से दिखे, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखे, ठीक है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखे, इसको बोलते हैं। अब आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे ना बेटा तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b। अब बेटा ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन सेट, याद है ना सभी को। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोडोमेन सेट, ठीक है। और आपकी कोडोमेन में से जो भी एज इमेजेस सिलेक्ट होती हैं, एज आउटपुट सिलेक्ट होती है, उनके सेट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इज सेट टू बी 1 1 if the images of distinct elements of A under F are distinct। अलग होनी चाहिए। जैसे 4 और 5 की पहले सेम इमेज आ रही थी तो इसलिए उसको 1 1 नहीं बोलते थे, तो इसलिए आपको एक का नाता सिर्फ एक से रखना है, डिस्टिंक्ट रखना है, ठीक है, डिस्टिंक्ट रखने हैं नाते, किसी भी नाते को आपको मिलाना नहीं है। समझ आ गई बात? क्लियर है इतनी कहानी? तो चलो 1 1 फंक्शन के बारे में बात कर ली। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है भाई? सर इसका मतलब भी समझा दो। इसका मतलब है अगर आप कभी भी प्रूफ करना चाहो ना, तो आप कैसे प्रूफ करोगे बेटा कि अगर मैं बोल दूं कि मेरी 2 इमेजेस, मान लो कि जैसे f ऑफ a और f ऑफ b, यहां पे जैसे हो जाएगा बेटा, यहां पे इसने a और b को इनपुट्स लिया हुआ है, लेकिन मैंने यहां पे 1 2 3 4 इनको इनपुट्स लिया हुआ है। अगर मैं आपको बोल दूं f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 है, अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, तो आप एक तरीके से सोच रहे हो कि 1 और 2 की इमेज सेम है। अब अगर फंक्शन 1 1 है तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप यहां पे 2 का नाता एक से
कर रहे हो, है ना, तो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अगर ये फंक्शन को 1 1 होना है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो इनपुट है वो एक्चुअली सेम ही है, ठीक है, इनपुट जो है वो सेम ही है, वही इसने यहां पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अज्यूम करोगे कि यार दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, और फिर दिखा दो कि भाई साहब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट्स ही सेम है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। क्लियर? चलो थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, मैनी टू वन फंक्शन। अब आप लोग इसको नाम से ही ना जज कर पाओगे, आप इसको नाम से ही जज कर पाओगे। जैसे 1 1 फंक्शन में क्या था बेटा कि एक का नाता आपको एक से ही रखना था, डिस्टिंक्ट नाता रखना था। मैनी टू वन फंक्शन में क्या है, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था ना पिछली बारी, क्या एग्जांपल दिया था कि अगर सर ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें मान लो 1 2 3 4 है बस, और इसमें मान लो ए बी सी है कुछ, तो आपने 1 का नाता ए से मिला दिया, 2 का नाता भी ए से मिला दिया बेटा, 3 का नाता बी से मिला दिया, 4 का नाता सी से मिला दिया। तो आपको दिख रहा है यहां पे 1 और 2 मेरी एक कॉमन प्यार को चूज कर रहे हैं। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 1 फंक्शन में इन दोनों की एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, कॉमन इमेज नहीं हो सकती। तो मैनी वन क्या कहता है बेटा, मैनी टू वन। जैसे वहां पे देखो एक का एक से, यहां पे क्या है, मैनी टू वन दिख रहा है, मैनी टू वन। तो जब आपको दिखे कि एक से ज्यादा आपकी इनपुट्स सेम आउटपुट दे रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। A function from A to B is said to be many to one if two or more elements of A maps to the same element of B। मतलब एक से ज्यादा इनपुट्स की जब सेम इमेज दिखने लगे, सेम आउटपुट दिखने लगे, तो हम उसको मैनी टू वन फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, मैनी टू वन फंक्शन बोल देते हैं। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, सर आपने जो पिछला एग्जांपल दिया था वहां पर भी आपने कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को इमेज बना दिया था, और आपने सर यहां पर भी कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स को इमेज बना दिया। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना बेटा, क्योंकि इनपुट पे डिपेंड करता है कि मेरी रेंज क्या होगी। तो बेटा मेरी रेंज हो सकता है कोडोमेन के बराबर भी हो जाए, हो सकता है कोडोमेन का एक सबसेट भी हो जाए, क्या पता कोई एलिमेंट छूट जाए। ये हमारी फंक्शन की कंडीशन नहीं होती है। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, यहां पे कुछ नहीं छूटना चाहिए, यहां छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। जो हमारी आउटपुट होगी उसका कलेक्शन हमारा रेंज हो जाएगा। क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन, वो इसी पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहले आप इस वाले डायग्राम को डिकोड कर लो मेरे साथ। तो आपने देखो क्या किया हुआ बेटा, ए और बी को एक कॉमन इमेज दे रखी है 2, दैट मीन्स मैनी टू वन आप विजुअलाइज कर सकते हो। और सी का साथ किसने दिया हुआ, एक ने। और ये क्या हुआ है भैया जी, ये लेफ्ट ओवर है, छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि बेटा ये छूट गया तो अरे सर तो फंक्शन नहीं हुआ। आपको पता है ये कंडीशन नहीं थी हमारे फंक्शन कहलाने की, ठीक है। तो यहां पे ये आदमी छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज ऑन टू फंक्शन, और इसका एक दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। अभी डेफिनेशन को छोड़ दो, पहले समझो फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा आपको। तो आपको इस चीज को समझना है, ऑन टू फंक्शन क्या है बेटा, ऑन टू फंक्शन और कुछ भी नहीं है। अगर आपका सारे के सारे एलिमेंट्स एज इमेज आते हुए आपको दिख जाएं, मतलब अगर अब मैं बहुत सरल भाषा में बोलूं, अगर आपकी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए ना, बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपकी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती है तो आप उसको क्या बोल देते हो, ऑन टू फंक्शन बोल देते हो। मतलब ऑन टू फंक्शन जब भी होगा आपको कोई सा भी एलिमेंट सेट बी में छूटा हुआ दिखाई नहीं देगा। अब आप एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ो, अ फंक्शन a to b is said to be onto if every element of b is the image of some element of a under f, that is for every b belonging to set b there is a belonging to set a such that f of a is equal to b। मतलब हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मौजूद है हमारे सेट बी के अंदर, और कोई सा भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, यही इसने यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा दिखे कि कोई सा भी एलिमेंट आपको दिख रहा है, जैसे एरो डायग्राम में दिखे कि यार कोई एलिमेंट एज इमेज नहीं दिख रहा है, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा,
ठीक है। ऐसे ही बेटा एक ना इनटू फंक्शन भी होता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग खुद से भी तो कुछ चीजें सीखने की कोशिश करोगे ना, तो इनटू फंक्शन के बारे में आप गूगल करके पढ़ना और देखना कि वो क्या होता है। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसके बारे में आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ चीजें आप खुद भी सीखो। अब बेटा अगर मैं आप लोगों से बोल दूं कि चलो, इससे पहले ना मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता हूं। यहां पे अगर मैं यहां पे आपको एक एरो डायग्राम दे रहा हूं तो आप बताना कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये है मेरा सेट है बेटा, ये है मेरा सेट बी। तो मैंने इसको बोल दिया 1 2 3 4 एलिमेंट ले ले, और इसको अगेन बोल दिया मैंने कि ए बी और सी, और चल एक काम करो डी एलिमेंट ले ले। तो मैंने एक का नाता इससे कर दिया, दो का नाता इससे कर दिया, तीन का नाता इससे कर दिया, चार का नाता इससे कर दिया। ठीक है, सीधा सीधा देख के बोर हो जाते हैं ना, तो मैंने क्रिस क्रॉस कर दिया इस बारी। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज इट? व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज इट? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कौन से टाइप का फंक्शन होगा दोस्तों ये? तो आपको पता है ऑलरेडी, आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि भैया जी ये सबके सब एक से एक का नाता दिखा रहे हैं। किसी भी इनपुट की, किसी भी दो इनपुट की सेम इमेज नहीं है, मतलब सभी इनपुट की डिस्टिंक्ट इमेज है। तो मतलब सर ये तो हो गया 1 1 फंक्शन। कुछ बच्चे यहीं पे ही रुक जाएंगे और बोलेंगे सर ये 1 1 फंक्शन है। बेटा ये 1 1 फंक्शन के साथ साथ ना ऑन टू फंक्शन भी है। अगर आप देखोगे तो हर एक एलिमेंट की आपको इमेज बी में दिख रही है ना? हर एक एलिमेंट की इमेज आपको सेट बी में दिख रही है, और सेट बी में सारे के सारे बंदे इंक्लूडेड है। फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी, एवरी इज द कीवर्ड हेयर। ठीक है, कि सारों के सारों की दिखे भैया जी, सारे के सारे एज इमेज दिखने चाहिए। तो आपको समझ आ गया कि सर ये तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन। 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन। अब ये बहुत स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, बहुत स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, क्योंकि यहां पे आप लोगों को ना इसका यूज आपको बाकी चैप्टर्स में भी दिखेगा। जैसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आपको पता है कि वहां पर हमने 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, और ये जाना था कि अगर हमको इनवर्स निकालना है तो वो 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, है ना? अगर हमको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो वो फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं बेटा इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपके इन्वर्टिबल फंक्शंस को कैसे आप समझते हो, उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। कहानी क्लियर है? तो बेटा अब जो आपको नेक्स्ट पेज पे दिखने वाला है वही है जो हमने समझा है, और इसको और किस नाम से बुलाते हैं बेटा? आपको बहुत बारी बाइजेक्टिव फंक्शन यूज होता हुआ दिखेगा क्वेश्चंस में भी, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने वाला 1 1 ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन f a to b is said to be 1 1 on 2, or a bijection if a function is both 1 1 and on 2। If a function is both 1 1 and on 2, तो आप जब यहां पे एरो डायग्राम से बेटा रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको दिख रहा है यहां पे कि हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज है। यस, तो ये एक 1 1 फंक्शन है, और सारे के सारे जो सेट बी में एलिमेंट्स है एज इमेज आ रहे हैं, एज इमेज आ रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया बेटा? एक बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। इस फंक्शन की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो एक फटाफट से एक क्वेश्चन को कर दो, और फिर इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करके आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा, जहां पे हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपका रिलेशंस एंड फंक्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखते ही विजुअलाइज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि भाई करना कैसे है ये क्वेश्चन। अब आपको सेट ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और फंक्शन दिया हुआ है बेटा कि किसके बराबर है? 1 4 2 5 3 6। मतलब आपको दिख रहा है कैसे कौन किससे रिलेटेड है। इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, स्टेट वेदर एफ इज 1 1 और ऑन 2। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, मेरे साथ ना एरो डायग्राम बना लो और इसको विजुअलाइज कर लो।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेट ए और सेट बी की बच्चा, तो इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है, इसमें 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। अब आपको बेटा एफ, देखो इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब और कुछ नहीं है बेटा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, ये जो एलिमेंट आप उठा रहे हो ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है बेटा, ये इमेज है, इमेज है। और ये इमेज कहां होती है, किसकी होती है, ये होती है सबसेट ऑफ बी की। तो आप किसी भी फंक्शन को मशीन की तरह विजुअलाइज करो कि उस मशीन में आप कुछ इनपुट डाल रहे हो तो आपको आउटपुट मिल रही है। तो आपने जब मशीन में 1 डाला तो आपको 4 मिला, जब आपने मशीन में 2 डाला तो आपको 5 मिला, जब आपने मशीन में 3 डाला तो 6 मिला। अगर मैं आपको इस फंक्शन को लिखने को बोलूं, अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन को आप लिख के बताओ, तो आप क्या करोगे, देख रहे हो कि सर 1 से 4 मिल रहा है, 2 से 5 मिल रहा है, 3 से 6 मिल रहा है। तो क्या यहां पे आपको दिख रहा है जो आपकी आउटपुट है वो इनपुट से 3 ज्यादा है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले विजुअलाइज करना है, देखना है क्या चीज हो रही है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको दिख रहा है सर इनपुट को 3 बढ़ाने से मेरे को मेरी आउटपुट मिल जा रही है। तो अब बेटा मैं एरो डायग्राम से इसको विजुअलाइज करूं तो 1 की मैपिंग कहां हो रही है बेटा, 4 पे हो रही है, 2 की मैपिंग कहां हो रही है, 5 पे हो रही है, 3 की मैपिंग कहां हो रही है, 6 पे हो रही है। तो आप खुद देखो आपके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सेट ए में, क्या वो डिस्टिंक्टली रिलेटेड हैं, उनकी क्या डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं सेट बी में? देन द आंसर इज यस। तो मतलब ये 1 1 फंक्शन है। अब इसने पूछा नहीं हुआ, लेकिन बेटा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे ना इस इंसान ने गड़बड़ कर दी है, ये नहीं आ रहा एज इमेज, है ना, ये इमेज दिख ही नहीं रहा है। तो मतलब सर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बेटा आप कैसे लिखोगे, आप इसी चीज को लिखोगे जो आपने ऑब्जर्व किया है, दैट वी कैन ऑब्जर्व दैट एवरी element of set A has a distinct image in set B, and this is what is the property of 1 1 function. Hence we can say this function is 1 1. क्लियर है? हेंस वी कैन से दिस फंक्शन इज 1 1। अब बेटा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा, जहां पे हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में, इन्वर्टेबल फंक्शंस के बारे में, और कुछ गिने चुने 3-4 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना है। उसके अलावा कुछ हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड लाइव असाइनमेंट्स, लाइव टेस्ट, ऐसी चीजें भी आने वाली हैं। तो आपका बेटा 2 चैप्टर्स ना मेरे साइड से खत्म हो जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शन। इसके बाद मैं मैट्रिसेस चालू कर दूंगा। मैट्रिसेस के बाद डिटरमिनेंट्स, ऑर्डर में ही चलने की सोच रहा हूं ताकि आपके इंटरनल एग्जाम्स के साथ साथ आप मेरे थ्रू पढ़ते चले जाओ और आपका नंबर फटाफट से बढ़िया बनते चले जाएं। सिलेबस आप लोगों का बहुत जल्दी खत्म करवा दूंगा, 2.5 से 3 महीने के अंदर आप लोगों को, अगर आप इस चैनल पे रहते हो तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ हुआ दिख जाएगा, और वो भी डिटेल्ड तरीके से। और आज के लेक्चर में बेटा हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस प्लस इन्वर्टिबल फंक्शंस पे चर्चा करने वाले हैं। अच्छे से इस टॉपिक को डिकोड करेंगे। शायद रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और ऐसा पार्ट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं वो यही पार्ट है। तो इसलिए बहुत तसल्ली से, आराम से आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा। आप लोग आराम से मुझे सुनना। इस लेक्चर के बाद आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस दोबारा छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ऑलरेडी पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, जहां पे पहले पार्ट में बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया है, 11th का इंपॉर्टेंट रिकैप दिया है, दूसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा, तीसरे पार्ट में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो और अगर आपको इन 3 सब टॉपिक्स में दिक्कत है तो आप प्लीज जाके उन वीडियोस को भी देख लेना, आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बेटा, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन टॉपिक पे। तो यार सबसे पहले ये सब चीजें ऑब्जर्व करने से पहले ना मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। आप लोग आराम से मेरी बातों को सुनना और अपने दिमाग में ना उसके बारे में सोचना, ठीक है? दिमाग खोल के बैठना भाई, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें समझाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं यार फंक्शन और कुछ नहीं है, फंक्शंस एक तरीके से ना आपका मैपिंग का फंडा है ना, किसी भी इनपुट वैल्यू की आपकी क्या आउटपुट वैल्यू है वो आपके फंक्शंस के थ्रू आप बताते हो, ठीक है? यही आपका फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बोलूं कि यार अगर मैं ऐसे लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, तो आपको पता है कि सर ये कुछ नहीं है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है सर ये आपकी आउटपुट है,
और सर यहाँ पे जो x की जगह डलेगा वो हमारी इनपुट होगी, है ना। तो ये 2x प्लस 3 एज अ कंप्लीट मेरी आउटपुट निकलेगी जब मैं x की जगह कुछ डालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2x प्लस 3 फंक्शन ना बोल के मशीन बोल दूंगा कि भैया जी एक ऐसी मशीन है जिसपे मैं अगर कुछ इनपुट डालूंगा ना तो सबसे पहले वो इनपुट को डबल कर देगी और फिर उसमें 3 जोड़ दोगी, तो वही हुआ मेरा 2x प्लस 3 का फंक्शन। तो अब ध्यान से समझना बेटा, मैं एक काम करता हूं, थोड़ी सी ना ब्लैंक स्लाइड्स ऐड कर देता हूं, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। मैंने एक और ब्लैंक स्लाइड ऐड कर दी, अब ध्यान से समझना बेटा। आपको मैं क्या बता रहा हूं कि आपने फंक्शन को सबसे पहले एक मशीन की तरह ट्रीट कर दिया, ठीक है। चलो इस मशीन को बोल देते हैं कि भैया जी इस मशीन का कुछ काम वगैरह तो छोड़ो, इस मशीन का नाम दे देते हैं सबसे पहले कि एफ नाम है इस मशीन का। इस मशीन में बेटा अगर मेरा एक्स इनपुट जाता है तो मेरे को रिटर्न में क्या देती है ये मशीन, वाई आउटपुट देती है। अब बेटा अभी तक आप लोगों ने देखा था कि यहीं पे ही कहानी सर खत्म कर देते कि भैया जी इनपुट डाली और आउटपुट निकल गई, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने सीखा है। मैंने क्या किया, जो ये आउटपुट निकली ना बेटा, इसको एक दूसरी मशीन में भेज दिया। इस मशीन का नाम समझ लो कि जी है, इस मशीन का नाम समझ लो कि जी है। तो मतलब ये एक तरीके से एफ फंक्शन, ये एक दूसरा जी फंक्शन है। आपकी जो यहां से आउटपुट निकली थी बेटा, उसी को ही मैंने जी फंक्शन में आगे डाला है, इस चीज को ध्यान रखना आप। तो बेटा यहां से कुछ मान लेते हैं, आउटपुट निकल जाती है एक्स वाई, क्या जाता है एक्स वाई के बाद क्या आता है बेटा, जेड आता है। तो चलो मान लेते हैं जेड आउटपुट निकल गई। तो अगर मैं देखा जाऊं, देख लूं कलेक्टिवली, इसको एक डिब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको कलेक्टिवली इस डिब्बे में बंद कर देते हैं। जब तक ये डब्बा नहीं था बेटा, तो आपको क्या दिखता कि आप लोगों की दो मशीन काम कर रही है। पहली मशीन में एक्स डालेगा, वाई मिलेगा, वाई को ही आप दूसरी मशीन में डालोगे तो जेड मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं ये इस डब्बे को ऐसे कवर कर दूं, और आपने बेटा कुछ पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी होता है। आपने ये सब चीजें फिजिक्स में थोड़ी सी चीजें पढ़ी होंगी अगर आपको। तो बेटा अगर मैं इसको बाहर से देखूं और मेरे को एक्चुअली नहीं पता कि अंदर दो मशीन है, तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि सर अंदर एक मशीन है, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं अभी के लिए, मान लो इसका नाम है चिंटू। तो बेटा चिंटू अगर आप देखो इस डब्बे के अंदर तो कर क्या रहा है, अगर उसमें एक्स जाता है तो क्या निकल रहा है बेटा, जेड निकल रहा है ना। ये मेरी इनिशियल इनपुट, ये मेरी फाइनल आउटपुट। तो अगर मैं इसको एक तरीके से इक्विवेलेंट इसका एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, इसको इक्विवेलेंट तरीके से कुछ ऐसी मशीन देना चाहूं, तो मेरी मशीन क्या काम कर रही होगी बेटा, ये इनपुट पे ये आउटपुट मिल रही होगी, ठीक है। इस y का वजूद खत्म हो जाएगा क्योंकि इस y को हम देख ही नहीं पा रहे। तो बेटा यहां से यहां का जो काम किया है हमने, क्या किया है, दो फंक्शंस को कंबाइन किया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में हम लोग बात करते हैं, अगर मतलब दो फंक्शंस को मैं कंबाइन कर रहा हूं तो मैं एक ऐसे सिंगल फंक्शन की खोज करना चाह रहा हूं जो उन दोनों फंक्शंस का काम कर दे। तो बेटा इस फंक्शन को जो हमने अभी चिंटू नाम दिया है ना, इस फंक्शन को जो हमने अभी चिंटू नाम दिया है, इसका नामकरण कैसे होगा, ध्यान से सुनना बेटा। x डाला f में, तो जो ये y है दिस इज नथिंग बट f ऑफ x। आपको पता है ना कि f ऑफ x मतलब आपने x को अंडर फंक्शन f डाला तो y मिला, तो मतलब y इज नथिंग बट f ऑफ x। अब आपने y को अंडर फंक्शन g डाला तो आपको z मिला, तो z इज नथिंग बट इक्वल टू g ऑफ y। क्या है बेटा, g ऑफ y, बोलो हाँ या ना, g ऑफ y। तो आप अगर एक तरीके से देख रहे हो बेटा, तो आपको यहां पे दिख रहा है कि सर यहां से f ऑफ x इसके अंदर गया है, तो ये तो बेटा एक्चुअली ये है क्या, अगर मैं देखूं तो ये y की जगह अगर आप f ऑफ x डाल दोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। तो बेटा यही वो मशीन है, यही वो मशीन है इक्विवेलेंट मशीन, मतलब चिंटू और कुछ नहीं है। चिंटू का नाम जैसे g ऑफ f ऑफ x है बेटा, इसको बोला जाता है गॉफ फंक्शन। क्या बोला जाता है, गॉफ फंक्शन। तो गॉफ फंक्शन क्या काम करेगा बेटा, गॉफ फंक्शन को अगर आप x दोगे तो वो आपको z दे देगा, मतलब इन दोनों मशीन के इक्विवेलेंट वो काम करेगा, इन दोनों मशीन के इक्विवेलेंट वो काम करेगा।
अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोगों को ये समझ भी आ जाएगा कि सर कैसे ये इक्विवेलेंट की तरह काम कर रहा है। तो मतलब एक तरीके से आपको यह समझना है कि गॉफ फंक्शन या फिर इसी को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ये जो फंक्शन है ये आपके एफ और जी के कॉम्पोजिशन वाला फंक्शन है और ये काम उसी तरीके से करेगा जैसे ये मशीन कर रही है। तो हम लोगों ने गॉफ को डिफाइन कर दिया है। अब आप लोगों को एक और फंक्शन पढ़ने को मिला होगा फॉग एक्स। तो अब खुद सोचो बेटा, अगर मैं यहां पे f की जगह g ले लूं, क्या ले लूं? g ले लूं, और फिर g की जगह क्या ले लूं बेटा? f ले लूं, मतलब ऑर्डर चेंज कर दूं। तो अगर मैं इसमें अब डालूंगा बेटा x, तो मेरे को क्या मिलेगा? y मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो एक तरीके से आपकी जो यहां पे आउटपुट हो गई वो g ऑफ x हो गई। अब ये g ऑफ x जब f के अंदर जाएगा तो बेटा अब क्या आउटपुट निकलेगी आपकी? आप बोलोगे सर f ऑफ g ऑफ x, और यही और कुछ नहीं है। क्या है बेटा? फॉग है। क्या है? फॉग है। f ऑफ g ऑफ x। तो गॉफ फंक्शन कब मिलता है? जब आप f फंक्शन को पहले रखोगे, बाद में g फंक्शन को रखोगे। फॉग फंक्शन कब मिलेगा? जब आप g फंक्शन को पहले रखोगे और f फंक्शन को बाद रखोगे, मतलब ऑपोजिट तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का थ्योरी था। इतना ही अगर आप लोग अच्छे से विजुअलाइज कर पाए तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसी तरीके से मैं इनवर्स फंक्शन पे भी इसको कनेक्ट कर दूंगा, वरना बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉम्पोजिशन तो समझ आ गया लेकिन इन्वर्टिबल फंक्शन समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसे फीड कर दूंगा ना तुम्हारे दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तुमको बहुत आसान लगेगी मैथ्स। तुमको बस रेगुलरली जुड़े रहना है प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये सब कहानी क्लियर हो गई बेटा। अब आके यहां पे एक बारी डेफिनेशन पढ़ लो। लेट अ फंक्शन एफ इज देयर, जहां पे आप ए टू बी की मैपिंग, ए टू बी सेट में मैपिंग हो रही है, एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शंस, then its composition of functions f and g denoted by gov a to c, है ना? देखो ना, हमने क्या किया था? इनिशियल इनपुट फाइनल आउटपुट, दैट मींस a to c given by gov of x is equal to g of f of x for all x belongs to a। क्योंकि बेटा आपका ये बीच का कहानी तो खत्म ही हो गया ना, आपका बीच का कहानी तो खत्म ही हो गया। तो आपको a से c तक एक फंक्शन जो पहुंचा देगा उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? गॉफ फंक्शन। गॉफ फंक्शन कब निकलेगा? जब f पहले रखोगे g बाद में रखोगे। फॉग फंक्शन कब आएगा? फॉग वो टिचक वाला नहीं, फॉग फंक्शन कब आएगा? जब आप लोग g को पहले रखोगे, f को बाद में रखोगे। अब बेटा एक यहां पे आप लोगों को कुछ यहां पे चुनिंदा चीजें दी हुई हैं। इन जनरल फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। ठीक है, इन जनरल फॉग और गॉफ आपको अलग अलग ही दिखेंगे। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है? इन जनरल गॉफ इज 1 1 इंप्लाइज दैट f इज 1 1 एंड गॉफ इज ऑन टू इंप्लाइज दैट g इज ऑन टू। ऐसे आप लोगों को एनसीईआरटी में ना बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पे आप लोगों से बोला जाएगा कि अगर मेरा f 1 1 है, g 1 1 है, तो क्या मेरा गॉफ फंक्शन भी 1 1 होगा? आप इसको खुद ही विजुअलाइज करो बेटा कि अगर आपका f 1 1 है, मतलब इसमें हर एक x की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। यहां पर अगर g भी 1 1 फंक्शन है तो यहां पर भी हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। तो मतलब यहां से यहां तक भी आप जब रिलेट करोगे, जब आप गॉफ फंक्शन की बात करोगे, तो यहां से यहां तक भी तो वो डिस्टिंक्टनेस, यूनिकनेस दिखेगी ना। ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अगर ये फंक्शंस अच्छे से समझ आ गया, गॉफ फंक्शन, फॉग फंक्शन, तो आपको उन प्रॉब्लम्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग इस लेक्चर के तुरंत बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बना लेना। आप लोगों से बहुत इजीली सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो, तो अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं भाई, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के आगे लेके चलते हैं और एक क्वेश्चन को करने की सॉल्व करते हैं। आप लोगों को मैं पहले थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, ठीक है? आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। Let a function f where elements are 2 3 4 5 and is mapped to this codomain, and g is equal to this, and this is my codomain b. Functions defined as f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5, and ये सब दिया हुआ है, and this find gof.
तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, पहले आप इसको ना पिक्चराइज कर लो कि यार अगर आप 2 को डालते हो अंडर फंक्शन f तो आपको 3 मिलता है, अगर आप 3 को डालते हो अंडर फंक्शन f तो आपको 4 मिलता है, अगर आप 4 को डालते हो अंडर फंक्शन f तो बेटा आपको 5 मिलता है, और 5 को भी डालते हो तो आपको 5 मिलता है। चलो एक काम करते हैं, आप लोग मुझे सबसे पहले बताओ कि इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि जो ये f फंक्शन है ये 1 1 है या नहीं है। सबसे पहला तो सवाल मैं तुमसे यही कर लेता हूं, पता चल जाएगा कि कितना तुम लोगों ने पिछले सब टॉपिक्स को भी, पिछले पार्ट्स को भी तुम लोगों ने अच्छे से समझा है। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा f(4) और f(5) का एक कॉमन इमेज दिख रहा है या नहीं दिख रहा, जल्दी बोलो। मतलब f(4) f(5) अगर 5 है तो मतलब at x is equal to 4 and at x is equal to 5 my function is giving output as 5। तो मतलब दो लोगों का भैया जी सेम प्यार हो रहा है, मतलब मैनी टू 1 है, ये 1 to 1 नहीं है। ठीक है, अब g फंक्शन के बारे में भी तुम अपने आप सोचना। अब हम आते हैं गॉफ पे, मेन मुद्दे की बात करते हैं। गॉफ क्या है बेटा, इट इज नथिंग बट g of f of x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब A to C है ना, क्या है A to C, तो A से आप इनपुट वैल्यूज उठाओ अपनी। तो सबसे पहले इनपुट वैल्यू क्या है 2, तो g of f of 2, g of f of 2 निकालते हैं सबसे पहले। तो बेटा f of 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो आपको g of 3 बताना है। g of 3 आपको गिवन है 7, g of 3 क्या गिवन है आपको 7। तो आप खुद देखो g of f of x एक ऐसा फंक्शन है जहां पे अगर आप x की वैल्यू 2 डालते हो तो फाइनल आउटपुट आपको 7 मिलती है। अब आप इसको एज अ मशीन, दो मशीनों के साथ भी इमेजिन करो कि 2 डाला आपने तो आपको 3 मिला, फिर वही 3 जब आपने डाला तो आपको 7 मिला। तो इसने क्या किया, g of f of x ने 2 डालने पर डायरेक्टली 7 दे दिया। देखो यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, यही तो मैं आपको समझा रहा था। अब आ जाते हैं बेटा, एक काम करते हैं g of f of 3 पे। तो g of f of 3 क्या है बेटा, f of 3 आप लोगों को दिख रहा है 4 के बराबर, तो आपको कुछ नहीं बेटा g of 4 के बारे में बताना है। g of 4 भी किसके बराबर है, 7 के बराबर है। g of 4 भी किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो अगर मैं इस g of f of x फंक्शन की बात करूं कि ये आपका 1 1 है या फिर ऑन टू है, तो आप खुद सोचो 1 1 है या नहीं है, 1 1 फंक्शन है या नहीं है, जल्दी बताओ। तो आप खुद देखोगे कि सर डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट मिल रही है, आपको जवाब मिल जाएगा अपना। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा आप लोगों को g of f of f4 भी निकाल के दिखा देता हूं, g of f of 5 आप खुद निकाल लेना। ठीक है, g of f of 4 किसके बराबर है बेटा, 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा g of 5। g of 5 कहां है भैया जी, g of 5 मेरा 11 के बराबर है। ठीक है, अब ऐसे ही g of f of 5 आप लोग खुद से निकालोगे। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शंस। बहुत अच्छे से समझना, कनेक्टेड है ये। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से कनेक्टेड है। किस तरीके से, टीचर भी इसको क्या करेंगे, नॉर्मली समझा देंगे कि यार अगर आप कोई फंक्शन x से y डिफाइन करते हो, अगर आप y से x डिफाइन कर दो है ना, तो वो आपका इनवर्स हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है कि कैसे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ अगर एनसीईआरटी ने रखा है तो इसको सबसे पहले आप रिलेट करके समझो। तो आपको मैं दोबारा से ले जाता हूं बेटा एक ब्लैंक स्लाइड पे, ध्यान से समझना। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों को अपने आप ही समझ आ जाएगी अगर आप मेरी बातों को अच्छे से समझ लोगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले इनवर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसको मैं रिलेट करके आपको समझाऊंगा कि कैसे वो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। अगर मैं बोलता हूं बेटा एक कोई मेरे पास मशीन है जिसका नाम f है, इसमें अगर मैं x इनपुट डालता हूं तो बेटा मेरे को y इनपुट या फिर आप बोल सकते हो f of x मिलता है। ठीक है, f of x मिलता है। क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब बेटा अगर मैं एक ऐसे फंक्शन की खोज करने जाऊं, ऐसे फंक्शन की खोज करने जाऊं जहां पे मैं जो ये आया है ना आउटपुट, जो ये आया है आउटपुट, समझ रहे हो, अगर मैं इसको एज इनपुट यूज करूं तो मेरे को x मिल जाए। क्या मिल जाए, x मिल जाए। मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो इनवर्स वाला काम, जो ये फंक्शन कर रहा है उसका इनवर्स ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, इसको बेटा एक काम करते हैं g बोल देते हैं फॉर नाउ। क्या बोल देते हैं, g बोल देते हैं फॉर नाउ। तो आप फटाफट से मेरे को एक बात बताओ, यहां से आप लोगों को दिख रहा है कि y इज इक्वल टू f of x है,
यहां से आप लोगों को दिख रहा है कि g ऑफ y किसके बराबर दिख रहा है बेटा, x के बराबर दिख रहा है। किसके बराबर दिख रहा है? g फंक्शन में y को एज अ इनपुट यूज करोगे तो x मिलेगा। क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को, क्योंकि आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं f इनवर्स y किसके बराबर दिख रहा है? x के बराबर दिख रहा है। तो आप खुद देखो, जब आप y इनपुट डाल रहे हो तो आपको यहां पे f इनवर्स g, तो एक्चुअली जो यहां पे मैंने g लिखा है ना, दिस इज नथिंग, जो मैंने आपको बताया कि इस मशीन के इनवर्स में ये काम कर रही है, तो ये एक्चुअली f इनवर्स मशीन है और कुछ नहीं है, ये f इनवर्स मशीन है। तो जब आपकी इनपुट ये थी, आउटपुट ये थी, लेकिन जब आपने इसको इनपुट बनाया तो आपको वापस से ही वो मिलने लगा जो आपने इनपुट में यूज किया था। तो आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे इनवर्स में यहां पे काम चल रहा है। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब आपको समझ आया होगा क्यों बोला जाता है कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन D है और किसी फंक्शन का जो आप बोल सकते हो कि यार रेंज R है, तो क्यों आप इसको इनवर्स कर देते हो जब इनवर्स फंक्शन की बात होती है। तो क्यों आप बोलते हो कि आपका जो इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज अब डोमेन हो जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी। अब समझ आ गया? क्लियर है? अब बेटा इसको आप रिलेट कैसे करोगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से? ध्यान देना, मैंने यहां पे जी ना जानबूझ के लिखा है, वरना मैं डायरेक्टली एफ इनवर्स भी लिख सकता था। आप खुद देखो, अगर मैं यहां पे दो मशीनें दे दूं एफ और जी, एफ और जी, ध्यान से देखना, तो एक्चुअली अगर मैं यहां पे x डाल रहा हूं तो यहां पे मेरा आउटपुट क्या है? y है। इसी आउटपुट को अगर मैं g में डाल रहा हूं तो g फंक्शन मेरा किस तरीके से काम कर रहा है कि ये मेरे को x ही दे दे रहा है वापस। तो अगर मैं इन दो डब्बों को एक मशीन से रिप्लेस करना चाहूं तो उसका नाम क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो बताओ, गॉफ होगा, है ना? गॉफ फंक्शन होगा। तो अगर गॉफ फंक्शन को मैं यूज करके जो इनपुट डाल रहा हूं बेटा, देखो वही आपको एज आउटपुट मिल रही है। क्या मिल रही है? आउटपुट मिल रही है। इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपने देखा किस तरीके से सर ने एक फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का ही कॉम्पोजिशन कर दिया। क्या कर दिया? जब आप एक फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का ही कॉम्पोजिशन करोगे तो आपको गॉफ फंक्शन किस तरीके से दिखेगा? एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह दिखेगा। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि आपके जो यहां पे जो ये दो मशीन्स थी, पहली वाली मशीन में आपने इनपुट डाली, आउटपुट मिली, और ये जो सेकंड मशीन है वो किस तरीके से काम कर रही है कि इसी आउटपुट को अपनी इनिशियल इनपुट्स में डाल दे रही है। तो आप क्या बोलते हो कि भैया जी अगर ये f है तो ये मेरा इनवर्स की तरह काम कर रहा है, तो आपका जो ये g फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन है। क्या है? g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f। अब आप एक बारी अगर अब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो क्लियर ना हो। ध्यान से देखना, a function f defined from x to y is said to be invertible if there exists a function g, ध्यान से देखो, अभी इसने भी g लिखा है, f ऑफ इनवर्स नहीं लिया, from y to x such that gof, अब समझ आया, gof is equal to identity in x, gof function is identity in x, मतलब x का आपको x मिल रहा है बाहर। बेटा फॉक क्या होता है? मैं अपने g फंक्शन को बाहर रखता तो मेरे y की जगह मेरे को y मिल जाता। ठीक है? तो gof function is identity in x, the function g is called inverse of f and is denoted by f inverse। तो मतलब इसको आप लोगों को जब मतलब सोचना कैसे है, कॉम्पोजिशन फंक्शन से रिलेट कैसे करना है कि यार ऐसे ही हम लोग मशीन्स को ना एक के साथ एक कंपोज कर रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया होगा जब एक मशीन रखी होगी, दूसरी मशीन रखी होगी और देखा होगा कि यार जो इनपुट आ रही है वही आउटपुट आ रही है, जो इनपुट डाली वही आउटपुट आ रही है। तो किसी ने इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया होगा कि यार ये दोनों मशीन ना एक दूसरे का काम उल्टा कर दे रही है। अगर ये काम पॉजिटिव में कर रहा है तो ये नेगेटिव में कर रहा है, बैलेंस आउट हो जा रहा है। तो इसलिए जो आपका ये दूसरा फंक्शन है उसको फिर नाम दिया गया, भैया जी तू इनवर्स की तरह काम कर रहा है, तो दैट मींस यू आर इनवर्स ऑफ फंक्शन। An important note is that if f is invertible, this is very very important, then f must be 1 1 and on 2, then f must be 1 1 and on 2। खुद सोचो ना, 1 1 on 2 क्या है? एक तो डिस्टिंक्ट इमेजेस, और on 2 का मतलब क्या है कि आपके सेट बी में कोई सा भी आप एलिमेंट नहीं छोड़ सकते। यही होगा तभी तो पॉसिबल होगा इनवर्स निकालना, क्योंकि अब आपको, पहले आप सामने से पीछे जाते थे, अब आप पीछे से सामने जा रहे हो।
तो भैया जी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी चाहिए और यहां पे सारे एलिमेंट यूज होते हुए भी दिखने चाहिए। अगर नहीं हुए तो बेटा वो फंक्शन ही नहीं कहलवाएगा। याद है? देखो ध्यान से समझो, ऑन टू 1-1 सब बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन ऑन टू क्यों होना चाहिए सर? अगर कोई आपका सेट बी था और सेट ए था तो आपको समझ आया सर ये एफ है, लेकिन एफ इनवर्स के लिए बेटा जो ये बी है आपका, ये पहली पोजीशन पे आएगा, ए यहां पर आएगा। आपको फंक्शन की कंडीशन ही यही है कि जो पहला आपका सेट है उसमें कोई सा भी एलिमेंट आप छोड़ नहीं सकते, सारे के सारे यूज होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूज्ड एज इनपुट, यही होता था फंक्शन का पहला कंडीशन। तो इसलिए आपको ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब ये आपको कोई नहीं समझाएगा, आप ये क्वेश्चन भी पूछोगे ना अपने सर से, कहीं से भी पूछोगे, मैम से, किसी से पूछोगे, वो आपको बोलेंगे कि बस ये रट लो। मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझाया है कि क्यों 1-1 और ऑन टू फंक्शन के इनवर्स निकालने पॉसिबल होते हैं। इफ f is 1-1 and on to, then f must be invertible, मतलब कन्वर्स भी इसका ट्रू है। अब बेटा देखो इनवर्स निकालने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, ये आप यहां पे देख सकते हो। अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जैसे हमने किया था ना, एफ ऑफ इनवर्स y को मैंने x बोल दिया था, तो बस वही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले x को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, उसके बाद रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स y इन द रिलेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, y की जगह x डाल दूंगा, अपने वेरिएबल को चेंज कर दूंगा बस। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी बच्चों किए होंगे। चलो अब आते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस पे। हाँ तो चलो एक ये वाला क्वेश्चन कर लो भैया जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको दिख जाएगा, बतेरी बारी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर करवाता है ना कोई सा भी टीचर रिलेशंस एंड फंक्शंस का, तो ये क्वेश्चन वो डालेगा ही डालेगा। प्रूव दैट द रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन इज इक्वल टू ए बी वेयर ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलो सबसे पहले अपना रिलेशन यहां पे रख लेते हैं भैया जी। क्या देखना है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, इज इवन। तो ध्यान से समझना बच्चों मेरी कुछ बातों को। सबसे पहले हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, बताया था सर ने, खुद का नाता खुद से देखो, खुद का नाता खुद से देखो। तो अगर मैं a कॉमा बी की जगह दोनों जगह सेम एलिमेंट ले लूं a कॉमा ए, तो a कॉमा ए क्या इस रिलेशनशिप को होल्ड करेगा, तो आप बोलोगे इफ a कॉमा ए इज देयर दैट मींस मॉड ऑफ a माइनस ए विच इज इक्वल टू 0 इज इवन, इज इवन, हेंस a कॉमा ए बिलोंग्स टू R। दैट मींस कि ये रिफ्लेक्सिव है, आप ये प्रूफ कर चुके हो। अब आते हैं बेटा किस पे आएंगे, सिमेट्रिक कर लेते हैं। चलो पहले सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा कि अगर आपका a कॉमा बी ट्रू है, इज ट्रू और होल्ड द रिलेशन, दैट मींस मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, ये आपको मानना है, अज्यूम करना है इसको, यू आर अज्यूमिंग इट टू बी ट्रू, देन b कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू R और शुड ऑल्सो जस्टिफाई द रिलेशन। तो आप खुद सोचो, अगर आपका मॉड ऑफ a माइनस बी इवन है तो क्या मॉड ऑफ b माइनस ए इवन होगा, जल्दी बताओ। तो क्या मॉड ऑफ b माइनस ए इवन होगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आप खुद डाल के देख लो बेटा, आप क्या कर रहे हो यार, अंदर साइन ही तो चेंज कर रहे हो, बस आप अंदर साइन ही तो चेंज कर रहे हो और उसके बाहर भी मॉड लग रखा है। तो आप कुछ भी आप वो डाल के देख लो। अगर यहां से 1 उठाते हो और 3 उठाते हो तो 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड 2, अगेन इवन। यहां पे 3 माइनस 1 2, 2 का मॉड 2, दैट इज अगेन इवन। तो मतलब ये भी ट्रू है, दैट मीन सिमेट्रिक भी होल्ड कर रहा है। अब आते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर ए बी के साथ रिलेशन होल्ड करे और इज ट्रू, बी सी के साथ रिलेशन होल्ड करे, तो आपको दिखाना होता है कि भैया जी ए सी भी रिलेशन में फिट बैठ जाएगा, यही दिखाना होता है। तो बेटा ए बी ट्रू है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अगर मैं बी सी की बात करूं तो इसका मतलब क्या है बेटा, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। ये मेरे को ट्रू अज्यूम करने हैं। तो अब ए माइनस सी का मॉड
मेरे को इवन प्रूफ करना है, अगर हो जाता है तो ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, फिर मैं बोल दूंगा कि भैया जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो अब खुद सोचो आप लोग, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है और मॉड ऑफ बी माइनस सी इवन है, तो बेटा मॉड ऑफ ए माइनस सी है क्या एक्चुअली? मॉड ऑफ ए माइनस सी है क्या? इजंट दिस मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी? क्या ये यही नहीं है? अब बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मॉड ऑफ अगर ए माइनस बी इवन है, तो आपने ये सुना होगा ना पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, नेगेटिव इवन इंटीजर्स, ये सब चीजें आपने सुनी होगी, 10th में आपने करा होगा। तो अब आप मेरे को इस चीज को बताओ, अरे भैया क्यों मेरे पैर में लड़ रहा है तू? हाँ ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ सिंपल सी, ये भी इवन ये भी इवन, अगर मैं दो अपनी इवन नंबर्स को ऐड करता हूं तो क्या मेरे को इवन नंबर ही नहीं मिलेगा? क्या मेरे को इवन नंबर ही नहीं मिलेगा? तो आपको अपने आप पता चल गया कि भैया जी ये भी इवन ही दिख रहा है, हेंस a, c also belongs to R or also justifies R, hence it is a transitive relation also. And we can say because the relation is reflexive, symmetric and transitive at the same time, hence it is an equivalence relation. चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक इनवर्स निकालने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। If f r to r defined as this is an invertible function, write f inverse x. प्रोसेस आप लोग जानते हो, तो बेटा सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपका y किसके बराबर दिया हुआ है? 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो आपको इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो भैया जी देख लो कि अगर x को एज आउटपुट चाहिए तो y एज इनपुट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? x को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो वही करेंगे, 4y प्लस 7, बता देना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। समझ आया? तो ये क्या है बेटा? आपने अपने फंक्शन को उल्टा कर दिया एक तरीके से, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y कर दिया। अब आपको पता है भैया जी मशीन क्या थी मेरी, याद है ना तुम लोगों को? मेरी मशीन क्या थी? मेरी मशीन अगर g थी, या फिर इसी को मैं बोलता था f इनवर्स, तो बेटा यहां पे अगर मैं y डालता था तो मेरे को यहां से x निकल के दिखता था, है ना? यही तो हो रहा है यहां पर भी ना। तो आप खुद देखो, यहां पे आप क्या लिखते थे? f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो x की जगह मैं f इनवर्स y डाल देता हूं, तो f इनवर्स y इज नथिंग बट 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा आप यहां पर भी आंसर को छोड़ सकते थे, लेकिन इसने f इनवर्स x पूछा है, तो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है। बेटा देखो, अब यहां पे आपने y और x ले लिया, अगर मैं अब बेटा ये ना सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी है कि यूजुअली मैं y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखता हूं, मैं x इज इक्वल टू f ऑफ y भी लिख सकता हूं। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि y इनपुट है, x आउटपुट है। तो वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, इसका मतलब आपका कुछ भी डेफिनेशन या फंक्शन चेंज नहीं हो जाता, ठीक है? तो मतलब f इनवर्स x का मतलब क्या हो गया? इज इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ आ गया? बोलो क्लियर है सभी को? तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम सेशन को यहाँ पे एंड कर देंगे, और आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों चैप्टर हो गए हैं। इसके बाद मैट्रिक्स चालू करवा दूंगा, पार्ट वाइज लेक्चर भी मिलेगा, वन शॉट भी मिलेगा, माइंड मैप भी मिलेगा। याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भूलना मत। क्या दिया हुआ है बेटा? एफ ऑफ एक्स मेरा किसके बराबर है? मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स। जी ऑफ एक्स मेरा किसके बराबर है बच्चा? मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। For all x belongs to R, then find fog and goff। तो चलो सबसे पहले f of g of x को फ्रेम कर देते हैं, और एक काम कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में कुछ चीज ऐड भी कर रहा हूं। ठीक है, आपको फॉग और गॉफ तो बतानी है, और फॉग की वैल्यू एट -3 बतानी है, और गॉफ की वैल्यू भी एट -3 बतानी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐड भी कर दी है। तो अब बेटा f of g of x क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाला फंक्शन जो है वो आपको यहां पे पुट कर देना है ना? तो आपको पता चल रहा है कि आपको बताना क्या है, f ऑफ g ऑफ x किसके बराबर है बेटा? मॉड ऑफ x माइनस ऑफ x। तो ये किसके बराबर होगा? तो यहां पे x की जगह आप ये रख दोगे, दैट मीन्स मॉड, और फिर ये आएगा बेटा मॉड ऑफ x माइनस x, मॉड, और फिर प्लस x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? प्लस मॉड ऑफ x माइनस ऑफ x। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो जो मैंने किया है, कुछ नहीं किया बेटा, x की जगह सिर्फ मॉड ऑफ x माइनस x यहां पे पुट कर दिया।
क्लियर है। अब अगर मैं लिखना चाहूं बेटा अपना गॉफ लिखना चाहूं, ठीक है, दैट मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जी फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है एज इनपुट, दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मॉड के अंदर सबसे पहले तो आपको एक्स की जगह ये डालना है, दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स, और फिर माइनस ऑफ एक्स मतलब माइनस ऑफ मॉड एक्स, माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स ही है ना, हाँ जी वीरे, हाँ जी वीरे, ठीक है, क्लियर है। अब जब आप इसको ओपन अप कर दोगे तो बेटा ये और कुछ नहीं हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा मैं आपको एक जगह कहीं पर भी -3 डाल के दिखा देता हूं, दूसरा वाला आप खुद करना, ठीक है, दूसरा वाला आप खुद करना। माइनस एक्स मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, जी ऑफ एफ एफ एक्स में मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स डालना था, तो मैंने यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स प्लस डाल दिया, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा अब ना एक बार एक्स की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर, इसमें कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ जी ऑफ 3 आपको -3 आपको बता रहा हूँ, तो बेटा इसकी जगह -3 रखोगे तो ये बन जाएगा मेरा क्या, मॉड ऑफ -3 का मॉड क्या हो जाएगा 3, और माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा बेटा +3, प्लस मॉड ऑफ -3 इज नथिंग बट 3, और फिर माइनस ऑफ -3 अगेन हो जाएगा +3, तो आप 3 + 3 6, 6 + 6 क्या आंसर आ जाएगा 12। क्लियर है। अब ऐसे ही गॉफ ऑफ -3 आप खुद निकाल के बताओगे, है ना, और कमेंट्स में उसका आंसर आप डाल देना, ठीक है भाई, कहानी क्लियर है। चलो तो बेटा यहां पे आप लोगों की कहानी हो जाती है समाप्त अच्छे से, ठीक है। इसके बाद बेटा एक छोटा सा वो टॉपिक है बाइनरी फंक्शंस, ठीक है, वो बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो एक बार खुद से भी देख लेना, उस पर मैंने एक स्पेसिफिक लेक्चर नहीं बनाया, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन यही मेन सब टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। और मेरे को ये भी पता है कि यार आप लोग मतलब समझ रहे हो ना कि थोड़ा यूट्यूब पे आते मस्ती करनी है, तो अगर आपको दिखेगा कि एक एक सवा घंटे के सर सब पार्ट हैं तो आप वैसे ही नहीं देखोगे, इसलिए मैंने हर लेक्चर को बहुत शॉर्ट, बहुत कंसाइज और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पिच किया है। तो इसलिए अगर आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस को अच्छे से समझना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 पार्ट्स को देख लो जो मैंने कवर किए हैं, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद माइंड मैप भी डालूंगा जो इवन 15-20 मिनट में आपको हर चैप्टर की समरी दे देंगे। इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेरे को उस 15 मिनट सिर्फ सुनोगे तो आपके दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है, आ गई बात समझ। चलो बेटा तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।